जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद। जय हिंद सुमन, पीयूष, विवेक, जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है आपको? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, जय हिंद। जय हिंद। गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। देन आज का जो सेशन है हमारा साइकोलॉजी को लेकर एसएसबी की, उसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका पहला टेस्ट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट उस टेस्ट की होती है, आपसे क्या मांगा जाता है, क्या चीजें, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीजों को हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। बट एक बार पहले मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? हाँ जी, दोनों क्लियर है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ जी, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, बोथ आर ओके, क्लियर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये जो सेशन है, इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सेशन के भी नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। क्या है, कई बार ऐसा होगा कि आपसे डिस्कशन करते करते मैं कई बातें आपको ऐसी बोलूंगा जो शायद आपको नोट्स के अंदर नहीं मिलने वाली, तो उन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई जरूरी है कि अपने नोट्स आप खुद बना ले, चीजें थोड़ी सी आपके यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए हाँ जी, नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएसबी के भी नोट्स बनाना जरूरी होता है। बिकॉज़ क्या होगा, जब आप खुद से टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट मान लीजिए, तो आपको कोई पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद जैसे आप उस पिक्चर को देखने के बाद आप एक स्टोरी लिखते हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इन नोट्स की सहायता से अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप को जांचिएगा कि मैंने क्या गलती करी, क्या नहीं करी है। और उसके बाद आगे हम डिटेल के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि आज का जो सेशन है इसमें मेजरली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एसएसबी। एसएसबी के अंदर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मेजरली कहा जाता है कि 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपसे साफ-साफ सीधी बात में कहूं कि एसएसबी के हर टेस्ट के अंदर आपका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है या आपकी जो मानसिक कंडीशन है, आपके जो इमोशनल ट्रैट्स हैं, अगर मैं बात करूं आपके जो स्वभाव के लक्षण है, आपकी जो पर्सनालिटी है, हर चीज को हर टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ इन 4 टेस्ट की बात नहीं करूंगा, हर टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है। धीरे धीरे आगे बात करेंगे उसके बारे में। दूसरा, आज के टेस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, जो पहला आपका स्क्रीन इन होने की पहली सीढ़ी जिसको आप बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। देखिए, मैं आपको हमेशा, मैं क्लासेस के अंदर भी आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, और जितनी भी बार मेरे एसएसबी के ऊपर आप लोगों से डिस्कशन होता है, मैं हमेशा चीज बोलता हूं कि जितने भी टेस्ट एसएसबी के होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट माना जाता है वो आपका पीपीएनडीटी होता है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं बिकॉज़ इस पूरे टेस्ट को, जो पूरा प्रोसेस आपका पहले दिन का जो स्क्रीन इन होने का आपका जो पूरा प्रोसेस है, उसको मिनी एसएसबी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है शायद आप समझ गए होंगे, बिकॉज़ अगर ये क्रैक नहीं किया तो फिर आगे के जो टेस्ट है वो आप दे ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई पीपीएनडीटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करता हूं। आपको शायद जान के हैरानी होगी, कई बच्चों ने शायद ये चीज पहली बार सुनी होगी कि जितने भी एसएसबी सेंटर्स की मैं बात करूं, मैं सिर्फ एक एसएसबी सेंटर की बात नहीं करूंगा, जितने भी एसएसबी सेंटर्स की मैं बात करूं, जो रिजेक्शन रेशियो चल रहा है वो 70 to 80% होता है पहले दिन का। याद रखिए, लगभग 70 to 80% होता है, और कई बार ये 60 to 70% पे चला जाता है पहले दिन की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट के बाद, दैट मींस आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज है वो 70 से 80% है। ये बच्चे वापस से अपीयर होते हैं, वापस से ये फेल हो जाते हैं, फिर ये वापस से अपीयर होते हैं, वापस से फेल हो जाते हैं। कई बच्चे इसमें से ऐसे होते हैं, कई कैंडिडेट्स बेसिकली ऐसे होते हैं जो पास कर पाते हैं, जिनको रिपीटर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज पीपीएनडीटी के बारे में कही जाती है कि जो फर्स्ट टाइमर है, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार एसएसबी के अंदर अपीयर हुए हैं, उनका जो रेशियो है वो काफी ज्यादा रहता है। उनके पहली बार में एसएसबी को क्रैक करने के, या मैं सीधी सी बात करूं कि स्क्रीन इन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यार ये 70 to 80% बच्चे जो हैं, या 60 to 70% बच्चे जो है वो क्यों एसएसबी के अंदर स्क्रीन इन नहीं हो पाते। बिकॉज़ जो पहला दिन है वो तो सिर्फ एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस के अंदर अधिकारी बनना चाहता है तो उसके अंदर कुछ लक्षण है कि नहीं है, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बात कर ले कि एसएसबी की जब भी हम बात करते हैं या कोई भी एसएसबी की बात करता है, तो एक बहुत बड़ा मिथ मैं इसको बोलता हूं, हमेशा से मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, अपने एक्सपीरियंस से भी मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मिथ बना के रखा है कि एसएसबी इज वेरी डिफिकल्ट। असल में एसएसबी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, एसएसबी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसको डिफिकल्ट बना दिया जाता है। और डिफिकल्ट बनाने वाले कौन लोग होते हैं? डिफिकल्ट बनाने वाले लोग हम ही होते हैं। हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे इंग्लिश में ट्रेट्स कहा जाता है। उन लक्षणों के कारण, उन समस्याओं के कारण एसएसबी के अंदर हमारे लिए परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये शायद चीज आप सभी ने फील करी होगी। और पहले ही दिन स्क्रीन आउट होने वालों का नंबर भी इसलिए सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे का जो सबसे पहला रीजन है, आप जितने भी लोगों से पूछेंगे जिन्होंने पहले प्रीवियस ईयर्स के अंदर एसएसबी दिया है, जिनका हो नहीं पाया, जिनका अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, अब पहले दिन अगर आप उनसे कोई चीज पूछेंगे, आप ये पूछेंगे कि वो स्क्रीन क्यों नहीं हो पाते, तो उसमें जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है वो आता है आपका कॉन्फिडेंस का लेवल। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, आप बहुत हेजिटेट होते हैं, तो ये दो मेजर कंडीशंस होती है कि आपके स्क्रीन आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि पहले दिन आपको नरेशन भी करना है, आपने जो भी स्टोरी परसीव करी है उस परसीव की हुई स्टोरी को आपको नरेट भी करना होता है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको उस स्टोरी के अंदर बातचीत भी करनी होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। दैट्स व्हाई आज का जो हमारा सेमिनार, मैं इसको बोलूंगा लेक्चर नहीं बोलूंगा, आज के जो सेमिनार है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किन चीजों का ध्यान रखना आपको है। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर की मैं बात करूं, या एसएसआर की बात करूं, एक साइकोलॉजिस्ट की बात करूं, या जीटीओ की बात की जाए, वो एक कैंडिडेट के अंदर बेसिकली देखते क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं कैंडिडेट के अंदर। बिकॉज़ एक तरीके से बना के रखा है कि एसएसबी का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी कम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया 60 to 70% जो है, जो कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो पहले ही दिन बाहर होने का है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, उन सारे रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं देने वाला हूं कि आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, किसी शॉर्ट 2 से 3 ट्रिक्स को मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर देखने के बाद इस तरीके से आप परसीव कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, और आपका जो है काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं पर्सनली इस चीज पर कभी भी बिलीव नहीं करता हूं, और मैं शायद आप लोगों को मेरा नेचर भी बताया कि जो चीजें सही है वही मैं आपको बताता हूं, और मैं साफ-साफ बोलने में बिलीव करता हूं। तो ऐसे जो है वो 10-15 दिन का खेल नहीं, पहली बात तो आप ये समझ जाइएगा। आपको ये लगता है कि मैं कुछ ट्रिक्स को यूज करके या कुछ पॉइंट्स को यूज करके अपना के मैं शायद साइकोलॉजिस्ट को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, या हमारे जो जीटीओ साहब हैं उनको मैं फुल बना दूंगा और मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वो बहुत बहुत एक काइंड ऑफ इट्स इम्पॉसिबल टास्क। तो ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर आज हम कुछ ट्रिक्स के बारे में, टिप्स के बारे में बात करने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बेसिक क्या चीज रिक्वायरमेंट है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर। एक साइकोलॉजिस्ट जब आपकी पिक्चर को देखता है, पढ़ता है, तो आपके अंदर क्या चीजें देखना चाहता है, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपके अंदर क्या चीजें देखी जाती है, एसएसआर आपके अंदर क्या चीजें देखता है, एक रिकमेंडेड कैंडिडेट के अंदर क्या चीजें देखता है, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे उसको हम डेवलप कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे उन चीजों को डेवलप किया जाए। तो उसी तरीके से जो है हम डिटेल के अंदर सारी चीजों की बात करेंगे। और याद रखिएगा, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि पॉसिबल हो तो आप नोट्स बना लीजिए। बिकॉज़ देखिए, मैं कभी भी टाइम पे बिलीव नहीं करता हूं कि 2 घंटे के अंदर खत्म करना है, 3 घंटे के अंदर हमको इसको खत्म करना है। मे बी पॉसिबल, यू विल जस्ट गो विद द फ्लो। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो सारी हम पढ़ेंगे। इसको जानने के बाद आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूं, कि आपके जो भी डाउट्स होंगे एसएसबी को लेकर, या पिक्चर परसेप्शन टेस्ट को लेकर, डिस्कशन टेस्ट को लेकर, जो भी डाउट होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो आज का सेशन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। पर एक बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को अभी से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर एसएसबी के अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो मैं सभी के लिए यहाँ पर मैं बात बोल रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ग्रेट ग्रेट। चलिए, शुरुआत में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जितनी भी बार कहीं पर भी हम किसी एसएसबी के बारे में बात करते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं, किसी भी आप वीडियो को देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, या कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से जो एसएसबी देकर आया है, वो आपसे हमेशा एक चीज हमेशा बोलता है कि एसएसबी के अंदर कुछ नहीं किया जाता है। एसएसबी के अंदर ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर वो 15 ओएलक्यूज है कि नहीं। ओएलक्यूज मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज।
ये कहा जाता है। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पर समझना जरूरी है, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिकॉज़ एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर वो जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। मतलब द पर्सन हु वांट्स टू जॉइन द आर्म फोर्सेस ही शुड बी द परफेक्ट। ये जो चीज होती है परफेक्ट, कि मुझे परफेक्ट बनना है, ये परफेक्ट बनने के चक्कर में जो कैंडिडेट है वो इतना प्रेशर के अंदर आ जाते हैं कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को नेचुरल नहीं रख पाते एसएसबी के अंदर। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। और अगर आप अपने रिस्पॉन्सेस को नेचुरल नहीं रख पाए एसएसबी के अंदर तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आपके स्क्रीन आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज बिल्कुल सही है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इस पिक्चर को दिखा रहा हूं। इस पिक्चर के अंदर आप कई सारे हमारे आर्म फोर्सेस के अधिकारियों को देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, मैं आपसे आप खुद इस बारे में सोचकर देखिए, जब हम एक प्रैक्टिकल बात करें, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं जो ऑब्वियसली एसएसबी के थ्रू रिकमेंड होकर ही आर्म फोर्सेस को इन्होंने ज्वाइन करा है, कि सारे अधिकारियों की जो पर्सनालिटी है, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो बराबर होगा, वो सिमिलर होगा। जब ये लोग एसएसबी के अंदर गए थे, एसएसबी के अंदर जब ये लोग रिकमेंड हुए हैं, तो क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, जितने भी हम अधिकारियों की बात करें, जितने भी लोग एसएसबी के अंदर जाते हैं, उन सभी का जो बिहेवियर है, उन सभी का जो नेचर है, वो एक जैसा होता है? इज इट पॉसिबल? चाहे एसएसबी की बात करें, एफएसबी की बात करें, इज इट पॉसिबल कि सभी का बिहेवियर एक जैसा होता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये समझिएगा, देखिए यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है कि जितने भी लोग होते हैं उनको सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर चेक किया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर इतना परसेंट जो है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, कितना परसेंट जो है वो 15 वैल्यूज होने चाहिए, तो फिर तो यहाँ पर बेसिकली होता है कि जितने भी लोग आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें, इनका बिहेवियर, इनका नेचर, इनकी पर्सनालिटी सबकी सेम होती है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का जो नेचर है, हर व्यक्ति का जो बिहेवियर है, हर व्यक्ति की जो सोचने और समझने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। इवन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं। तो पहली बात तो आपको ये मिथ निकालना है, ये मिथ बहुत बड़ा है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं, और इस मिथ को दूर करना जरूरी है कि एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट टू फिट। वो इस बारे में सोच नहीं रहे हैं कि हु इज द बेस्ट टू फिट इन द आर्म फोर्सेस। जी नहीं, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूं, आज मैं आपके हाथ में AK-47 की अंसाज दे देता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए आप शूट कीजिए, आपके पॉसिबल नहीं है वो चीज, आपके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप कैसे शूट करेंगे? बिकॉज़ आपको गन को चलाने का नॉलेज नहीं। बट अगर मैं ये देखता हूं कि हां आपकी हाइट परफेक्ट है, आप एक स्टेबल माइंड के व्यक्ति हैं, आपको अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, आपको थोड़ा सा सिखाया जाए, तो आपको एक बहुत अच्छा शूटर बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली आपके उस चीज को सीखने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दैट मींस एसएसबी के अंदर भी सेम चीज होती है। यहां पर दे आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट टू फिट, दे आर लुकिंग फॉर द राइट टू फिट। जो व्यक्ति सही है आर्म फोर्सेस के अंदर जाने के लिए, या जो व्यक्ति सही है ट्रेन करने के लिए, जिस व्यक्ति को ट्रेन किया जा सकता है। ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज़ कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बेस्ट टू फिट बनने के चक्कर में अपना जो नेचुरल रिस्पांस है वो नेचुरल रिस्पांस नहीं देते। कहीं ना कहीं जो है वो कहीं से बातें सुन के आ जाते हैं, कहीं से वो सीख कर आ जाते हैं, और फिर एसएसबी के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, पहले दिन जब वो जाते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं, जब वो पिक्चर को देखते हैं, जब वो पिक्चर के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हैं, जब वो पिक्चर को नरेट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना नेचुरल रिस्पांस नहीं देके किसी और जगह पर वो चले जाते हैं, या कुछ और बनने की बेसिकली कोशिश करते हैं कि अच्छा वो ऐसे बात करते थे, या ये ऐसा बात करता था, क्योंकि वो रिकमेंड हुआ तो वो इस तरीके से बात करता था, तो शायद मेरा नेचर भी वैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट टू फिट, एसएसबी इज लुकिंग फॉर द राइट टू फिट। ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सामान्य व्यक्ति, चाहे वो एक बॉय हो या गर्ल हो, चाहे फिर वो व्यक्ति किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू आया हो, याद रखिएगा किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू आया हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू व्यक्ति आया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बदलाव किया जा सके, जिसको थोड़ा सा चेंज किया जा सके। अगर उसके अंदर कोई ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी 10% है, तो ट्रेनिंग के द्वारा उस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। ये चीज यहां पर देखी जाती है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट टू फिट, एसएसबी इज लुकिंग फॉर द राइट टू फिट। तो अपने आप को बेस्ट टू फिट बनाने के चक्कर में आपका जो पर्सनल कैरेक्टर है, आपका जो पर्सनल नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप उसको भूलिए मत। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपका जिस तरीके से आपका जो बात करने का तरीका है, जिस तरीके का आपका सोचने का तरीका है, उसको पूरा चेंज करने की जरूरत कभी नहीं होती। ये पॉइंट याद रखिएगा। जब आप अपना पीआई की फॉर्म फिल करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म जब आप फिल करते हैं, तो समझ में आता है कि आपकी परवरिश कहां पर हुई है, आपके अंदर क्या क्या ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हो सकती है, आपका एक रफ चित्रण या आपकी पर्सनालिटी का रफ इमेजिनेशन साइकोलॉजिस्ट बना लेता है। तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यू जस्ट नीड टू बी द राइट टू फिट। तो पहली बात तो प्रेशर लेना छोड़ दो, बिकॉज़ जहां व्यक्ति प्रेशर लेता है वहां पर व्यक्ति अपना नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वहां व्यक्ति गलती करता है। जहां पर प्रेशर होगा, सीधी सी बात है, वहां गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो पहली बात आपको याद रखना है कि प्रेशर फील नहीं करना है। ओके, जो भी है नेचुरल तरीके से चीजों को आगे करेंगे। अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी अगर आपको कोई बदलाव लेकर आना है तो वो नेचुरल तरीके से हम लेकर आएंगे। वो बदलाव हालांकि 2-4 दिन में नहीं आता। दैट्स व्हाई जरूरी है कि अभी से चीजों को करना हम शुरू कर दें। चलिए, यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा था। बेस्ट टू फिट, वी आर नॉट रिक्वायरिंग बेस्ट टू फिट, वी रिक्वायर द राइट टू फिट पर्सन। एक सामान्य आदमी, एक सामान्य बालक या एक सामान्य बालिका जिसके अंदर वो सारे गुण हैं जो कि आर्म फोर्सेस अधिकारी बनने के लिए जरूरी है, और कुछ गुणों की अगर उसके अंदर कमी है भी तो ट्रेनिंग के दौरान उन गुणों को उस व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट किया जा सकता है। ये सिंपल सी बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक शायद बच्चा यहीं पर करता है कि ये गलतियां वो करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी कई सारी होती है, हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। सेशन लंबा रहने वाला है, मैं आपसे अगेन ये बात कर देता हूं कि सेशन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। सो अपने आप को राइट टू फिट बनाओ। बेस्ट टू फिट बनने के चक्कर में जो है वो आप अपनी पर्सनालिटी को खोना शुरू कर देना। चलिए, अब आगे जब हम बात करते हैं एसएसबी की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। एसएसबी का एक पूरा प्रोसेस बनाया गया आर्म फोर्सेस के अंदर। मैं बात करता हूं कि एक सामान्य आदमी, मैंने आपको क्या बोला, राइट टू फिट। राइट टू फिट का क्या मतलब होता है कि ऐसा सामान्य आदमी जिसके अंदर वो कुछ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हो। अच्छा, यहां पे कितने लोग ऐसा बिलीव करते हैं, हालांकि ये बात मैं हमेशा बार-बार बोलता हूं, आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि एक अधिकारी में केवल 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है? एक जो व्यक्ति है उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि देयर आर ओनली 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इन अ पर्सन हु वांट्स टू जॉइन द आर्म फोर्सेस बाय एनी वे? किसी भी तरीके से जो व्यक्ति सैन्य अधिकारी बनना चाहता है उस व्यक्ति के अंदर केवल 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। कितने लोग ऐसे? ऑल दिस रिमेंबर। अब क्या होता है कि जब बात की जाती है, बच्चा एसएसबी का प्रिपरेशन करना शुरू करता है, कैंडिडेट ये सुन लेता है, कहीं से देख लेता है कि 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, तो सिर्फ कहीं ना कहीं 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान देना शुरू करता है, उसी को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। बट बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पर 15 नहीं होती, याद रखिए 15 से कहीं ज्यादा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है व्यक्ति के अंदर। 15 से मैं फिर बोल रहा हूं 15 से कहीं ज्यादा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये भी क्या, ये भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, ये भी व्यक्ति के अंदर होती है। बट 15 जो क्वालिटीज हैं जिनकी हम बात करते हैं कि 15 क्वालिटीज, दीस क्वालिटीज आर द एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब समझते हैं कि ये तो होनी चाहिए, ये जरूरी है। बिकॉज़ जिस तरीके का काम आपको फौज में जाने के बाद करना है, जिस तरह की रिस्पांसिबिलिटीज आपको एक सैन्य अधिकारी बनने के बाद निभानी है, उन रिस्पांसिबिलिटीज को निभाने के लिए हर व्यक्ति के अंदर कम से कम ये 15 अधिकारी लाइक क्वालिटीज तो होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा। और इन ऑल क्वालिटीज को कहीं और जान देखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो इन क्वालिटीज को ऑलरेडी इनहेरेंट करके बैठे हैं। हम करेंगे इसके बारे में धीरे-धीरे, आगे हम चीजों के बारे में बात करेंगे। बट याद रखिएगा कि 15 से ज्यादा ऑफिसर्स लाइक यहाँ क्वालिटीज यहाँ पर होती है। अब एक बड़ा प्रचलित सवाल एसएसबी के बारे में कहा जाता है कि मनसा वाचान कर्मणा। ये सुना होगा आप लोगों ने, कई बार हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि मनसा वाचान कर्मणा। मनसा का क्या मतलब होता है? मनसा की बात करते हैं, यहाँ पर थॉट्स आ जाता है, वाचा का मतलब होता है स्पीच, और कर्मणा का मतलब हो जाता है एक्शंस। और नॉर्मली कह दिया जाता है कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आपके मनसा को जानने की कोशिश की जाती है, आपके मन को जानने की कोशिश की जाती है। आपके इंटरव्यू के दौरान आप जो बोलते हैं, दैट मींस आपके इंटरव्यू के दौरान आपके वाचा को जानने की कोशिश की जाती है, और आपके जीटीओ टास्क के दौरान आपके कर्मणा को जानने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने अभी तक शायद यही चीज सुनी होगी
कि जीटीओ के दौरान इसको जानने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का तालमेल इन तीनों चीजों से जुड़ा हुआ है, मनसा वाचान कर्मणा। मनसा वाचान कर्मणा मतलब अगर मैं सीधी से शब्दों में बात करूं कि जो किसी व्यक्ति के मन में है, जो व्यक्ति के मन में है मतलब उसके विचार है, उसके थॉट्स हैं, वही व्यक्ति के मुख के ऊपर होगा, वही व्यक्ति बोलेगा। दैट मींस वो उसकी स्पीच के अंदर भी होगा और जब वो एक्शन करेगा तो भी वही चीजों को परफॉर्म करेगा। दैट मींस ये जो पूरा तालमेल बनता है इसे कहा जाता है मनसा वाचान कर्मणा। अब देखिए ये जो चीज है, ये जो मनसा वाचान कर्मणा की जब हम बात करते हैं इसे नॉर्मली कहा जाता है, नॉर्मली चीज कही जाती है, डोंट बी ऑफेंडेड, बट नॉर्मली कहा जाता है फोर्सेस के अंदर ये चीज कही जाती है कि देयर इज ओनली सिंगल डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन एंड द आर्म फोर्सेस पर्सन। और वो जो डिफरेंस होता है ये मनसा वाचान कर्मणा का ही होता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, ये कहा जाता है कि एक आर्म फोर्सेस का जो अधिकारी है उसके दिमाग में जो चल रहा है वही उसके मुख पे भी होगा और वही चीज उसके एक्शंस के थ्रू भी वो दिखाएगा कि हाँ जो उसने सोचा है वही वो बोल रहा है और अपने एक्शंस के थ्रू भी वो उसी चीज को परफॉर्म कर रहा है। पर वहीं पर अगर हम नॉर्मल सिविलियन की बात करें तो सोचता कुछ और है, वो बोलता कुछ और है, उसके एक्शन के थ्रू कुछ और ही परफॉर्म करता है। तो ये चीज जो है ये एक सिविलियन को बहुत अलग बना देती है डिफेंस फोर्सेस के पर्सन से। और यहाँ पर जब हम एसएसबी की बात करते हैं तो इसी तरह के व्यक्ति को देखा जाता है। अब ये व्यक्ति जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सीधा सा शब्द निकल कर आता है, सामान्य व्यक्ति। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट्स का तालमेल उसके वर्ड्स के साथ होता है, उसके वर्ड्स का तालमेल उसके एक्शंस के साथ होता है। सीधी सी बात है, जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वही चीज आप बोलते हैं और वही चीज आप एक्शन के थ्रू अपनी लाइफ में करते हैं। तो आप जब भी देखते हैं, दैट मींस अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मनसा वाचा एंड कर्मणा की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैसे सामान्य व्यक्ति की। वो बॉय भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है। याद रखिएगा एक ऐसा सामान्य व्यक्ति जिसने अपना जो पूरा जीवन है या उसका जितना भी जीवन बीत रहा है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल एक कहा जाता है कि किसी भी तरीके का छल कपट उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। बड़ा सामान्य व्यक्ति है, जो वो बोलता है वही वो करता है और उसके एक्शन के थ्रू भी दिखता है। और बेसिकली एसएसबी के अंदर ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है या ऐसे ही व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है। अगर मैं सीधी सीधी बात यहाँ पर करूँ तो अब इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में धीरे धीरे, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ओके सौम्या बीबर बुरी सर, इज इट ओके टू बीइंग फनी? बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, अभी आगे हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, जैसे कि आपने आईक्यू सुना होगा, वैसे ईक्यू करके भी एक चीज होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डोंट वरी, धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले। ओके ग्रेट। ओके ठीक है, चलिए। सेंस ऑफ ह्यूमर 26 जून को रिपोर्टिंग एक बच्चे की बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर ले वही पर्टिकुलरली जिन 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज की हम बात करते हैं। देखिए जैसे 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी यहाँ पर बात की जाए तो इसमें आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी 4 क्वालिटीज यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट के अंदर आपकी 3 क्वालिटीज आ जाती है। तीसरा आपकी सोशल इफेक्टिवनेस के अंदर आपकी 4 क्वालिटीज आ जाती है और चौथा जो है आपका डायनामिक्स के अंदर आपकी ये 3 क्वालिटीज आ जाती है। तो ऐसे करके ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सैन्य अधिकारी बनने के लिए उस व्यक्ति के अंदर जो है वो 15 सैन्य अधिकारी के लाइक क्वालिटी मतलब 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर ये चीज माना जाता है। ओके ओके ठीक है। अब क्या होता है, देखिए एसएसबी के अंदर जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जब बात की जाती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस की बात की जाती है एसएसबी के लिए, तो आप सब जानते हैं कि आर्म फोर्सेस के अंदर जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो आर्म फोर्सेस के अंदर जो आपका नेचर ऑफ वर्क है वो दूसरी जगह से काफी अलग होता है। दूसरी जॉब से अगर मैं बात करूं तो दूसरी प्रोफेशन के अंदर आप जब जाते हैं तो किसी भी दूसरे प्रोफेशन के अंदर आपके पास इतनी कम एज के अंदर 22 से 23 साल की उम्र के अंदर आपके कंधों पर किसी दूसरे व्यक्ति की जान की जिम्मेदारी नहीं होती। आप समझ सकते हैं ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। वहीं अगर मैं आर्म फोर्सेस की बात करूं तो आर्म फोर्सेस के अंदर एक सैन्य अधिकारी 22 साल की उम्र में आप एक सैन्य अधिकारी बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो आपका एक डिसीजन आपकी जान के साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। दैट मींस आर्म फोर्सेस के अंदर आपकी जो जिम्मेदारी होती है, याद रखिए आर्म फोर्सेस के अंदर आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। दैट्स व्हाई ये जानना जरूरी होता है कि जो भी व्यक्ति आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है उसके अंदर बेसिकली डिसीजंस लेने की क्षमता है कि नहीं है और उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि नहीं हुई है कि उसे आर्म फोर्सेस का अधिकारी बनाया जा सके एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू। अब मेजरली आप सब जानते हैं कि इसके मेजरली 2 फेसेस होते हैं। पहला फेस हमारा क्या होता है, पहला फेस हमारा होता है रिटन, दूसरा आपका जो फेस होता है वो यहाँ पर होता है आपका इंटरव्यू। अब आपने शायद इन 2 शब्दों के बारे में सुना होगा। एक शब्द आपने सुना होगा आईक्यू के बारे में सुना होगा कि उसका आईक्यू लेवल काफी ज्यादा है। आईक्यू का क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आप इसे कोई बता सकता है कि आईक्यू का बेसिकली मतलब होता क्या, किसे कहा जाता है आईक्यू? आईक्यू किसे कहा जाता है, कोई बता सकता है? देखिए कई बार क्या होता है, एक चीज कही जाती है, शायद ये भी बहुत बड़ी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, जिसे कहा जाता है सेंस ऑफ अवेयरनेस। सेंस ऑफ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि अभी मेरे सामने क्या चीज चल रही है और मैं कर क्या रहा हूं। ये क्वालिटी होना भी बहुत बड़ी जरूरी है। मैं एक सीधी बात करूं, सेंस ऑफ अवेयरनेस आपके अंदर नहीं तो फिर एसएसबी के अंदर रिकमेंड होना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे बड़े इनरिलेवेंट से कमेंट कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर नॉट अवेयर कि सामने चल क्या रहा है और मुझे बोलना क्या है। इसके बारे में बात करेंगे और यही बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो एसएसबी के अंदर रिकमेंड नहीं हो पाते, फिर बोलते हैं कि एसएसबी बड़ा टफ है। एसएसबी बड़ा टफ नहीं है। आप जो काम करते हैं उस काम को करने से पहले आप सोचते नहीं है, यू डोंट थिंक। अभी करेंगे इसके बारे में बात, बहुत डिटेल में करना है। ओके अच्छा बिल्कुल सही बात है। आईक्यू की जब यहां पर बात की जाती है तो कहा जा रहा है कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्किंग मेमोरी, परपेचुअल रीजनिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड। आईक्यू की जब मैं बात करता हूं तो सीधी बात ये होती है कि कितनी जल्दी, रैशनल थिंकिंग इज नॉट आईक्यू, कितनी जल्दी। आईक्यू का मतलब बेसिकली होता है कि कितनी जल्दी, ध्यान से सुनिए, आईक्यू का बेसिकली मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आप किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। आपने नॉलेज के बेस के ऊपर, किसके बेस के ऊपर, अपने नॉलेज के बेस के ऊपर आपको किसी चीज का ज्ञान है और उस चीज के ज्ञान के द्वारा आप कितनी जल्दी किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो कितनी शार्प है। वर्किंग मेमोरी का क्या मतलब होता है, आपकी जो कामकाज करने की जो मेमोरी है। जैसे एग्जांपल की बात करें 2 + 2 कितना होता है 4। अभी 4 आपको कितनी जल्दी याद आएगी 4 आता है। मैं आपसे 32 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, आप कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल के आते हैं। ये आपकी होती है बेसिकली वर्किंग मेमोरी। और कितनी जल्दी मैं इन सवालों का जवाब दे देता हूं। अब जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, आईक्यू के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, आपको मैंने बोल दिया कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो या 38 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो। आप मुझे एक चीज बताइए कि जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे तो क्या आपके माइंड में एक पल के लिए सेंस ऑफ इंक्वायरी आया, सेंस ऑफ इमोशंस आए, या कुछ दूसरी चीज के बारे में आपने सोचा? नहीं, आपने कुछ भी नहीं सोचा। आपने सिर्फ एक आंसर दिया। उस आंसर के पीछे आपकी खुद की कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी। आपने जो सीखा था, आपने कहीं से जो पढ़ा था, आपने कोई टेबल को रट लिया था। टेबल को रटने के बाद आपने क्या करा, उसका आंसर यहां पर निकाल दिया। दैट इज कॉल्ड आईक्यू। बेसिकली इसी को आईक्यू बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईक्यू के अंदर जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है बट सोशल लाइफ के अंदर, सोशल एटमॉस्फेयर के अंदर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। एसएसबी के अंदर ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती। बात याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि सर क्या बैक बेंचर्स जो है वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए केवल और केवल आईक्यू की जरूरत है ही नहीं। ये कभी भी नहीं होती है, याद रखिएगा। आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए केवल और केवल आईक्यू की जरूरत है ही नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा। एसएसबी की जब मैं बात करता हूं, अच्छा रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न के लिए आपका आईक्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। एसएसबी के लिए जब हम बात करते हैं, एसएसबी के लिए आपके आईक्यू के साथ साथ आपका ईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईक्यू का क्या मतलब होता है, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन
आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आप किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, आपका किस तरीके से अपने इमोशंस के ऊपर अधिकार है, ना कि आपके इमोशंस का आपके ऊपर अधिकार है। और जब मैं बात करता हूं एसएसबी के साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो यहां पर आपका ईक्यू चेक किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप कितने अवेयर हैं अपने आप को लेकर, सेल्फ अवेयरनेस इज द ईक्यू। किसी दूसरे के बारे में अवेयरनेस रखना, मे बी इट्स द आईक्यू। मैं अपने बारे में जब अवेयरनेस रखता हूं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, दैट इज कॉल्ड द ईक्यू। और आपका जो एसएसबी है जिसके हम बात करते हैं, आपका एसएसबी आईक्यू से ज्यादा ईक्यू के ऊपर बेस्ड होता है। ये पॉइंट याद रखिए, जिसमें आपकी सोशल स्किल्स आती है, आपका मोटिवेशन, आपकी एम्पैथी, बहुत सारी चीजें आती है। और जब हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो आपके आईक्यू और आपके ईक्यू दोनों को मिलाकर आपको मिलती है सक्सेस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एसएसबी जो है वो आपके सिर्फ आईक्यू की बात नहीं करता है, वो यहां पर बात आपके ईक्यू की भी कर रहा है। और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस ईक्यू के अंदर मार्क खा जाते हैं, दे हैव द आईक्यू, आईक्यू उनका काफी अच्छा, बट दे डोंट हैव द ईक्यू। ईक्यू की अगर मैं बात करूं, एक सीधी सी बात होती है, आपने दो तरह की इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। एक तो होती है आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस, दूसरी आपकी होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। मैं हजार बार इस चीज को बहुत बार बोल चुका हूं कि एसएसबी के अंदर इंटेलिजेंस से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस करती है। क्लियर पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया? क्या समझ में आ गया? क्लियर है? थोड़ा सा ये, और इसे यहां पर नाम मैं भूल रहा हूं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम जाने वाले, बिकॉज मैं हमेशा से इस बात पर बिलीव करता हूं कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए, जो चीज बहुत कम समय में मिल जाए, उसकी इफेक्टिवनेस आपकी लाइफ में बहुत देर तक नहीं रहती है। जिस चीज को जानने में और समझने में आपको काफी समय लगता है, जो चीज आपको जानने में समझाने में भी अपना समय आपको लंबे समय तक, वो चीज लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर रहती है। तो दैट्स व्हाई कोई भी यहां पर ये सोचकर मत बैठना कि बेटा बहुत जल्दी मैं करवा दूंगा या जो भी है, बहुत डिटेल के अंदर हम चीजों को समझने वाले हैं। चलिए आगे अब हम बात करें, जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। देखिए याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, एक एक कदम आपको रखना पड़ेगा। अभी आपके एग्जामिनेशन के अंदर कुछ समय बचा, लगभग 3 महीने का समय बचा, उसके बाद आपके रिटर्न होंगे, रिटर्न का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद आपका एसएसबी होता है। दैट मींस अभी आपके पास काफी समय है यहां पर, तो चिंता मत कीजिए, उतने समय के अंदर आसानी से एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों को डिटेल में जानना, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं, मैं आपसे कह रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें, ईक्यू की हम बात करते हैं, तो ईक्यू के अंदर क्या जरूरी है? ईक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किसी व्यक्ति का अपनी भावनाओं के ऊपर कितना कंट्रोल है, कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को किस हद तक नियंत्रित कर सकता है। देखिए पॉइंट याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके जो विचार होते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके वही थॉट्स आगे जाके आपके वर्ड्स में तब्दील होते हैं, और आपके वही वर्ड्स आगे जाके आपकी एक्शंस के अंदर तब्दील होते हैं, और बेसिकली आपका जो एक्शन है वही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट योर थॉट्स। आप जो सोचते हैं, आपके माइंड के अंदर आपके जितने भी इमोशंस हैं, अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अलग तरह के व्यक्ति की बन जाती है, जो कि एसएसबी के लिए सही नहीं होती। जैसे एग्जांपल की यहां पर बात करें, हर व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। जैसे उसको सोशल स्किल्स आनी चाहिए। सोशल स्किल का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति से बात करने का ढंग, सोसाइटी के अंदर किसी व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, ये चीज एक व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। याद रखिएगा, ये जो 5 पैरामीटर्स के हम यहां पर बात करेंगे, ये पांचों पैरामीटर्स आपके एसएसबी के हिसाब से आपके साइकोलॉजी को और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल स्किल्स की। अब देखिए सोशल स्किल्स, एक एक पैरामीटर के ऊपर जितने भी आप लोग हैं, मैं चाहूंगा अपने आप को स्केल करें कि हर पैरामीटर के ऊपर आप अपने आप को 10 में से कितना स्केल करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस के दौरान जो बच्चे रिकमेंड नहीं हो पाते, कई कैंडिडेट्स आपने सुना होगा 8 बार 10 बार रिकमेंड नहीं हो पा रहे, ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि एक चीज को बड़ी मिसिंग करते हैं, वो उसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप का स्वयं का आकलन करना कि मेरे अंदर क्या समस्याएं हैं, मेरे अंदर क्या गलतियां हैं। दैट्स व्हाई अभी से मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप का आकलन करना शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपकी सोशल स्किल। सोशल स्किल्स का मतलब होता है कि आपके अंदर दूसरों से बात करने की क्षमता कितनी है। अगर आप किसी नए व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो आप क्या उस नए व्यक्ति से बात कर पाते हैं, या आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, प्रेशर फील होता है, आपका स्टेज फियर कितना है, आप अपनी बातों को रखने में कितने सक्षम हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जीवन में विटामिन एन बड़ा जरूरी होता है। अब आप लोग पूछेंगे विटामिन एन क्या होता है, मैं हमेशा विटामिन के बारे में बात करता हूं। विटामिन एन का मतलब होता है बेसिकली नो बोलने की क्षमता, इसको विटामिन एन कहा जाता है। नो बोलने की क्षमता। कई लोग जो है वो किसी काम को करना नहीं चाहते, बट वो ना नहीं बोल पाते। ऐसे लोग एसएसबी के अंदर रिकमेंड नहीं हो पाते। याद रखिएगा, ये मैं सीधी बात आपसे कह रहा हूं, बिकॉज़ किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का ये एक बड़ा ही नेगेटिव ट्रैट होता है, मतलब ट्रैट का मतलब एक लक्षण होता है, बड़ा ही नेगेटिव लक्षण होता है। तो ये पहला जो इमोशनल आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी सोशल स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप हर किसी से बात कर ले, ये क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, बट इतनी क्षमता आपके अंदर होना चाहिए कि एटलीस्ट जब आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, ये जब आप अपनी बात को रखते हैं, तो अपनी बात को आप कॉन्फिडेंस के साथ रख सकें। ये चीज जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप जहां पर भी आप अपने कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जहां पर भी आप प्रश्न पूछने से मत डरिए। आप किसी भी बात के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है तो उसको पूछने से मत डरिए, बिकॉज ये जो आपकी एक कह सकते हैं कि आपकी ये जो कमी है कि आप बात नहीं कर पाते हैं, आप इवन डाउट्स तक नहीं पूछ पा रहे हैं, ये चीजें धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव तरफ लेकर जा रही है, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के लिए चीज ठीक नहीं है। तो समझिए, सबसे पहली चीज जरूरी होती है सोशल स्किल। अब सोशल स्किल के अंदर ये चीज नहीं आती है कि कितना बोलना है या किससे बोलना है, इसमें ये भी आती है कि कहां रुक जाना है। कई लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि मुझे कितना बोलना है, कहां पर मुझे रुकना है, नहीं समझ में आता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ बोलते रहते हैं, एक बार बोलना शुरू करा तो बोलते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि आपको कहां पर रुक जाना है। जब आप बोलना शुरू करते हैं, आपको किसी टॉपिक के बारे में बताया, तो आपके ऊपर अपना इमोशन हावी हो जाता है, आपको लगता है कि सिर्फ मैं इसके बारे में बोल सकता हूं। बट यहां पर जो ज्यादातर लोग जिस समस्या से जूझते हैं, जो दूसरों से बात तो कर लेते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे दूसरे की बात को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं एसएसबी के हिसाब से, एसएसबी के अंदर जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाते हैं, पीपीएनडीटी के अंदर जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पर होता है कि हर कैंडिडेट ये चाहता है कि सिर्फ मेरी स्टोरी जो है उसको सुना जाए, और इसी को बेस मान के हमें कॉमन स्टोरी को फॉर्म करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आपके जो असेसर होते हैं वो बड़ी बारीकी से देखते हैं कि आपके अंदर दूसरों को सुनने की क्षमता कितनी है, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर होती है। यही कुछ मेजर रीजन है जिसके कारण क्या होता है कि जो रिजेक्शन का रेट है वो इतना ज्यादा हो गया। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सेल्फ अवेयरनेस। स्वयं का ज्ञान होना हर व्यक्ति को अत्यंत आवश्यक होता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पर सही हूं और किस जगह पर मैं गलत हूं, मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं और कितनी मेरे अंदर कमियां हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। और ये एक अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहले दिन 60-70% लोग बाहर हो जाते हैं, तो उनके अंदर ये नहीं होता है, दे आर नॉट सेल्फ अवेयर। उन्हें लगता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो काम सही हो सकता है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो गलत कैसे हो सकता है। इसको हम अगेन एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने पीपीएनडीटी के बाद, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बाद, आप जीडी के अंदर बैठे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप सभी कॉमन स्टोरी के ऊपर आना चाहते हैं। आपने अपनी स्टोरी को लेकर एक पॉइंट वहां पर रखा है कि जो कॉमन स्टोरी वहां पर मेरे इस पॉइंट को ऐड किया जाए।
अब आपका जो पॉइंट है वो स्टोरी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, आपके जो ग्रुप के जो दूसरे लोग हैं वो शायद आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है वो स्टोरी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा, बट क्या होता है ना, ये चीज बीच में आ जाती है, पीपल आर नॉट सेल्फ अवेयर, हमें लगता है कि नहीं अगर ये पॉइंट मैंने दिया तो ऑब्वियसली ये पॉइंट सही ही होगा, ये गलत कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं और मैं उन कमियों को दूर कैसे कर सकता हूँ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, अपने आप को कितना जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरा कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर कम है, मैं अच्छा लीडर शायद नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर वो खुद के बारे में अवेयर नहीं होगा वो कैसे अपनी कमियों को दूर करेगा, है ना। याद रखिएगा। अनमोल पूछे ग्रुप डिस्कशन कैसे करें सर, बात करेंगे बेटा आगे, बात डिटेल में, अभी तो हम थोड़ा सा डिस्कशन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सेल्फ रेगुलेशन, जिसको आप डिसिप्लिन का नाम भी दे सकते हैं कि अपने आप को रेगुलेट करना। सेल्फ रेगुलेशन बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा आयाम जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन होता है कि आप दूसरों को रेगुलेट करने से पहले अपने आप को रेगुलेट करें। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब आप डायरेक्टली डिसिप्लिन से लगा सकते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर ये तय कर लिया कि कल सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, तो मैं फिर सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, और वो 4 बजे उठना कंसिस्टेंसी के साथ होगा, एक खुद के ऊपर मेरा रेगुलेशन होगा, खुद के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा। जहां पर कहीं ना कहीं सारे बच्चे जो है वो लेट कर जाते हैं, बिकॉज़ अगर आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, और बिना कंसिस्टेंसी के आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। सेल्फ रेगुलेशन जो है मैं हमेशा से मानता हूं कि शायद हर व्यक्ति अपने आप को इसमें 10 में से 5 से ज्यादा मार्क्स नहीं दे पाता है कहीं ना कहीं, बट अगर 5 से 6 हो जाता है तो आपके रिकमेंड होने के चांसेस यहाँ पर काफी बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं, आज के समय के अंदर जितने भी हमारे युवा हैं, मैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन की बहुत कमी है। अगर मैं आपसे आज आपको एक टास्क देता हूँ, मैं आपसे एक टास्क बोल रहा हूँ कि आपको रात को 10 बजे सोना है, आप नहीं कर पाओगे अपने आप को रेगुलेट। आपको फोन वो इतना सा जो डिवाइस है वो आपके सेल्फ रेगुलेशन को तोड़ के रख देगा। बिलीव अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, तो आप ट्राई करके देख लीजिए इस चीज को। मैं आपसे बोलता हूँ कि आज के बाद आप 10 बजे के बाद सो जाइए, आप नहीं कर सकते, ये काफी मुश्किल होता है, और अपने आप को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आर्म फोर्सेस के अंदर जब हम एसएसबी जैसे इतने बड़े प्रोसेस की बात करते हैं कि एसएसबी के अंदर ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाया जा सकता है जो अपने आप को रेगुलेट ना कर सके, और क्या आप उसको जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वो पूरी कमांड को रेगुलेट करेगा या पूरी कमांड को लीड करेगा? नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये समझिएगा। आपको जितने भी लोग आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी इमोशनल इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको इस पे काम करना है। बस आप अगर सीधी सीधी बात देखेंगे, मैं आपको छोटी सी बात बोलूंगा यहां पर, ये जो सेल्फ रेगुलेशन है इसका कनेक्शन इन सारी चीजों से है, बिलीव मी, इसका कनेक्शन इन सारी चीजों से है, याद रखिए। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई तो बाकी चीजें क्वालिटीज आपके अंदर धीरे धीरे आ ही जाती है। तो आगे अगर हम बात करें, ग्रेट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथी? एक चीज होती है सिंपैथी, सिंपैथी के बारे में तो सुना होगा। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? लोगों में सिंपैथी होती है, एम्पैथी बहुत कम लोगों में होती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो बेसिकली वहां पर एम्पैथी की बात की जाती है। सिंपैथी बड़ा कॉमन सा एक ट्रेट है, एक लक्षण है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? काइंडनेस, काइंडनेस इज सिंपैथी। आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं एम्पैथी और सिंपैथी के अंदर डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। आप एक होटल में जाते हैं या आप स्ट्रीट फूड पे आप बाहर गए हैं, आप अपने परिवार वालों के साथ बाहर गए हैं, परिवार वालों के साथ स्ट्रीट फूड आप एंजॉय कर रहे हैं, सडनली आप एक बच्चे को देखते हैं, बच्चे की हालत काफी खराब है, वो बच्चा आपके पास पैसे मांगने के लिए आता है कि आप मुझे चलो साहब 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, मैं भोजन करूंगा। जब आप बच्चे को देखकर आपको अंदर से फील होता है कि अरे बच्चे की हालत सही नहीं है, ऐसी कंडीशन सही नहीं है, और आप 10 रुपए बच्चे को दे देते हो। आपने उस बच्चे के लिए क्या फील करी? सिंपैथी फील करी, इट्स नॉट एम्पैथी। आपने उस बच्चे के लिए क्या है? सिंपैथी फील करी है कि हाँ मैं उसको दे देता हूं। उसके बाद आप अपने काम के लिए लग जाते हैं, आप वापस से डिनर को एंजॉय करने लग जाते हैं, जो भी काम आप करने आए थे वो करना आप एंजॉय करते थे। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जब आप उस बच्चे को या उस बच्चे की जगह आप अपने आप को रख के देखते हैं कि वो बच्चा उस परिस्थिति के अंदर है जहां पर उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो क्या आगे उसकी एजुकेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आज अगर मैं 10 रुपए दे रहा हूं तो क्या कल उसके पास खाने के लिए पैसे होंगे? नहीं होंगे। दैट मींस आप अपने आप को सिचुएशन के अंदर इमेजिन करते हैं, और सिर्फ इमेजिन ही नहीं करते, आप उसकी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई ना कोई प्रयास करने की कोशिश भी करते हैं, ना कि टेम्परेरी लेवल के ऊपर आप उसको 10 रुपए दे देते हैं और बोलते हैं कि बस बेटा हो गया काम तेरा। ये तो आपने सिंपैथी दिखाई, जो हर कोई दिखा सकता है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि वो आज यहाँ पर क्यों है और यहाँ से उसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और यहाँ पर सिंपैथी की जरूरत नहीं होती, बिकॉज़ सिंपैथी इंसान को कहीं ना कहीं वीक बनाती है। सिंपैथी वीक लोगों का लक्षण है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई मोर एंड ओवर काफी वीक लोगों का लक्षण होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। सिंपैथी के बजाय आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। ये भी एक प्रमुख लक्षण है जो एसएसबी के अंदर मैं बात करूं तो व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आती है, तो पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोटिवेशन, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी ने 2 शब्द बोल दिए, तो यहाँ पर हम बात करें सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन देखिए हर व्यक्ति के जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऑल टाइम मोटिवेटेड रहता है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार पड़ाव ऐसा आता है, कई बार पड़ाव जो है वो नीचे जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो व्यक्ति अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को मोटिवेटेड केवल तब रख सकता है जब उसका लक्ष्य उसे क्लियर हो कि मुझे जीवन में ये करना है, ये मेरा लक्ष्य। उसका लक्ष्य जो है जब वो अपने आप से भी उसका लक्ष्य बड़ा हो जाता है, दैट्स व्हाई तब वो व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट कर पाता है। तो यहाँ पर मोटिवेशन ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, याद रखिएगा, है ना। पीपीएनडीटी के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीजें देखिए वो क्या है, वो प्रोसेस है, आगे बात करेंगे, काफी डिटेल के अंदर 40-50 स्लाइड्स के अंदर होने वाली है। बट मेरा जो तरीका हमेशा से रहा है और मैं हमेशा से चाहता हूं कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसएसबी को चाहिए क्या, वहां पर किस तरीके का व्यक्ति चाहिए, वहां पर कौन सी पर्सनालिटी का व्यक्ति चाहिए, आपको उस तरह की पर्सनालिटी अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ क्लियर है। ये 5 पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। ये समझ में आ गया कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जब भी मैं बात करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस की तो आप देखिए एक ऐसे व्यक्ति के गुण होते हैं जो आर्म फोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से आर्म फोर्सेस को ज्वाइन भी कर सकता है और आर्म फोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकता है, सर्व भी कर सकता है। आज क्लियर है? चलिए ग्रेट। एक बच्चा पूछ रहा है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। ये देखिए जो जितने भी जीवन में आपके सवाल आते हैं, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, बैकलॉग कैसे पूरा करूं, बैकलॉग क्यों हुआ, बिकॉज़ यू आर नॉट सेल्फ रेगुलेटेड। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, सेल्फ रेगुलेटेड। हाउ टू मोटिवेट एवरी टाइम, सेल्फ रेगुलेटेड। दैट्स इट। मैंने आपको पहले भी चीज बता दी, आप अपने आप को रेगुलेट कर लो, सारी जो क्वालिटीज आपके अंदर ऐसी आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, चलिए बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें एसएसबी के अंदर, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एसएसबी के अंदर इतने कम लोग, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स रेशियो 20% का है, कि 20% लोग ही रिकमेंड क्यों हो पाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इसके पीछे लंबे समय से स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कई सारी चीजों को जानने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद एक नॉर्मल सा रीजन यहां पर समझ में आता है। एसएसबी के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, ध्यान सुनिएगा, एसएसबी के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, आप चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, जीटीओ की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की, पीपीएनडीटी टेस्ट की बात करें,
नॉर्मल एसएसबी आपसे चाहता है कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस दिया जाए, स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिचुएशन की। जब भी आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, अब वो सिचुएशन क्या हो सकती है, चाहे तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के अंदर आपको पिक्चर दिखा के वो सिचुएशन दी जा सकती है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर वो वर्ड दिखा के वर्ड देके आपको सिचुएशन दी जा सकती है, एसआरटी के अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी जा सकती है। आपको क्या करना होता है, सिचुएशन को देने के बाद जैसे ही आपको सिचुएशन के अंदर रखा जाता है, जैसे ही वो सिचुएशन वो स्टिमुली के अंदर आपको रखा जाता है, सिचुएशन के सामने आपको पुट किया जाता है, आपका रिस्पांस आपकी थॉट प्रोसेस के बाद आना चाहिए। मतलब जो भी सिचुएशन आपको दी गई है उस सिचुएशन के ऊपर आप पहले अपना समय लेकर थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर क्या चीजें देकर रखी है। उस चीजों को देखने के बाद सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर आप जाते हैं। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीजें सोचने के बाद, दैट मींस आपकी जो पूरा प्रोसेस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते हैं, अपना रिस्पांस देंगे। एसएसबी के अंदर एक व्यक्ति से सिर्फ यही रिक्वायर्ड होता है, एक रिक्वायरमेंट यही होती है। बट आजकल जो हो रहा है, शुरुआती तौर से तो मैं नहीं बोल सकता, बट आजकल जो हो रहा है कि इतने कम रिकमेंड स्टूडेंट्स हो पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये। आपको कोई सिचुएशन दी गई है, आप उस सिचुएशन का रिस्पांस बिना कुछ सोचे समझे दे देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसलिए बहुत कम लोग जो है वो एसएसबी को रिकमेंड कर पाते हैं, एसएसबी में रिकमेंड हो पाते हैं। व्हाई? तो जो बीच का प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस के ऊपर कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है। आपने कोई चीज देखी और आपने सीधा सीधा उसका क्या कर दिया, रिस्पांस कर दिया। दैट मींस ये कह सकते हैं कि आपने अपने आईक्यू का यूज तो किया, बट आपने आईक्यू के साथ अपने उस ईक्यू को बाईपास कर दिया। दैट्स इट, दैट इज द मेजर इशू। दैट्स व्हाई ये जो सिचुएशन आती है, इसी सिचुएशन के कारण, ऐसी परिस्थिति के कारण आज अगर हम देखते हैं तो एसएसबी के अंदर रिकमेंड होने वाले बच्चों का रेशो है वो काफी कम रह गया। और जब हम बात करते हैं कि जो बीच वाला प्रोसेस है, ये बेसिकली है क्या, जब हम बात करते हैं कि जो बीच का प्रोसेस है, ये बीच का प्रोसेस जिसको हम थॉट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली है क्या, किसके बारे में बात की जा रही है, इसके एक शब्द है, कोई बता सकता है? आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर शायद आप विजडम की बात कर रहे हैं, बट मैं विजडम की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं आपकी बहुत बड़ी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। हम जिस चीज को बाईपास कर रहे हैं वो बाईपास करने वाली चीज है क्या, कोई बता सकता है? इट्स वेरी बिग वेल, किसे हम बाईपास कर रहे हैं, बताइए। बहुत अच्छे, यहां पर हम बाईपास कर देते हैं हमारी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी को, जो कि सबसे बड़ी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। याद रखिएगा, जितने भी ओएलक्यूज हैं उसमें आप उठाकर देख लीजिए, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी इज द बिगेस्ट वन। इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशन आपको दी गई थी, उस सिचुएशन को आपने प्रॉपर तरीके से सबसे पहले ऑब्जर्व किया। नंबर 1 थिंग, यू ऑब्जर्व दैट सिचुएशन। ऑब्जर्व करने के बाद आपने अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का यूज किया। इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो भी समस्या उसके अंदर दिखी थी, या जो भी चीज आपको अंदर आपको उस चीज के अंदर दिखी थी, सिचुएशन के अंदर दिखी थी, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, आपने अपने नॉलेज के द्वारा, आपने जो चीजें ऑब्जर्व करी है उसके द्वारा, सभी को मिला के आपने एक सॉल्यूशन निकाला। और सॉल्यूशन को निकालने के बाद जब आपने सॉल्यूशन निकाला तो आपने ये भी देखा कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो लॉजिकल है कि इनलॉजिकल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो सॉल्यूशन निकाल रहा हूं प्रॉब्लम से बिल्कुल ही अलग है, वो सिचुएशन से बिल्कुल ही अलग है। ये सारी चीजें करने के बाद जब आप अपना रिस्पांस देते हैं, दैट टाइम यू आर यूजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। और सबसे ज्यादा कमी यहीं पर होती है कि लोग अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का यूज नहीं करते हैं। आई बात समझ में? एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप क्लास के अंदर है, आप क्लास के अंदर है, आपकी क्लास में आपके पीछे एक बच्चा बैठा था, आपकी जस्ट क्लास में आपके पीछे बैठा था, उस बच्चे ने आपके सर पे जोर से टपली मारी। आप क्या करेंगे? अगर आप सिर्फ इस प्रोसेस के अंदर रहे तो आप उस बच्चे को क्या करेंगे? थप्पड़ मार देंगे। मोस्टली पीपल यही करेंगे, आप में 80% लोग यही करेंगे। शायद आप यहां पर नकार दे, बट रियलिटी के अंदर आप लोग यही करेंगे, यही करेंगे। पर जब मैं बात करता हूं इफेक्टिव इंटेलिजेंसी की, तो आप सोचेंगे इस बारे में कि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है, किसने मुझे मारा है, क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ इसको मारना है। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? क्या मुझे प्रिंसिपल से कंप्लेन करनी चाहिए, क्या मुझे कहीं और की शिकायत करनी चाहिए, क्या मुझे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और उसके बाद मैं अपना डिसीजन लेता हूं। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। और आज के टाइम पे यही चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है। उसके बाद हम पूछते हैं कि व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग इन द एसएसबी, बिकॉज़ यू आर नॉट यूजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, व्हिच इज आल्सो नोन एज द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी। और एक साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही देखता है कि आप चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप रीजनेबल आंसर देते हैं कि नहीं, आपके जो आंसर है लॉजिकल होते हैं कि नहीं, और आपके जो आंसर्स हैं उसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी डिप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। दैट्स इट। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। क्लियर है? समझ में आई चीज? अब क्या होगा, देखिए, एक व्यक्ति के अंदर जब मैं बात करता हूं पर्सनालिटी की, हम बोलते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड इन द एसएसबी। उसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड इन द एसएसबी। बोलते कहा जाता है कि उसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है। एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं और हर बार इसका आंसर मैं एक सही तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। तो तरीका है, ये प्रश्न हमेशा ये रहता है कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो विलेज का रहा है। मेरे बैकग्राउंड के अंदर मेरा बैकग्राउंड इस तरीके का है कि मैं हिंदी मीडियम कक्षा का छात्र रहा हूं, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हिंदी मीडियम के अंदर हुई है, प्योर हिंदी मीडियम के अंदर मेरी स्कूलिंग हुई है। मैंने लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। और जब मैं अपना पीआईक्यू फॉर्म भरता हूं, पीआईक्यू मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, जिसको आपकी कुंडली कहा जाता है, तो उस फॉर्म के अंदर मैं अपनी कोई भी अचीवमेंट नहीं ले सकता हूं। अचीवमेंट मेरी कोई है नहीं, तो क्या मेरे रिकमेंड होने के चांसेस हैं या नहीं है? ये प्रश्न जो है कई बच्चों के माइंड में होगा। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या मेरे रिकमेंड होने के चांसेस हैं या नहीं है? ये प्रश्न कई सारे बच्चों के माइंड में रहता है। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इवन जब पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, उस पिक्चर के अंदर डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। ओके, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे विलेज हैं। तो देखिए, एक बात समझिएगा, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, किसी भी व्यक्ति का जो, हम सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है, किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, आप मुझे ये बताइए कि क्या उस कैरेक्टर को 10 से 15 दिनों के अंदर चेंज किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू चेंज समवन्स पर्सनालिटी विद इन 15 to 20 डेज? क्या किया जा सकता है? या 15 से 20 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को चेंज करना पॉसिबल है? आप नहीं कर सकते, ये बात आप समझिएगा। आप नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को पर्सनालिटी को 15 से 20 दिनों में चेंज नहीं किया जा सकता। अब मैं हमेशा बात आपको कहता हूं, पर आज मैं आपको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। और एसएसबी के अंदर जब साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करता है तो आपकी पर्सनालिटी को किन पैरामीटर्स के ऊपर असेस करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं फिर से आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये प्रश्न मैं कई बार क्लास के अंदर भी पूछ चुका हूं। मान लीजिए कि हम दो बच्चों की बात करते हैं, एक है ए और एक है बी। जो कैंडिडेट ए है वो बिलोंग करता है दिल्ली से, मतलब सिटी से बिलोंग करता है, वो बढ़िया से किसी कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ा है, उसकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, ठीक है, वो सोशली ज्यादा एडेप्टेबल है। दूसरा हमारा जो स्टूडेंट है वो बेसिकली एक विलेज से आता है, इसके अलावा वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है। तीसरी चीज, उसका जो सोशल इंटरेक्शन रहा है वो बहुत लेस रहा है, बहुत कम रहा है।
और चौथी अगर मैं बात करूं कि वो थोड़ा सा कम सोशली अडेप्टेबल है। अब आप मुझे ये बताइए कि जस्ट बिकॉज ये बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, इज गुड एट इंग्लिश, क्या इसके रिकमेंडेशन के चांसेस हाई हो जाते हैं? और जस्ट बिकॉज उसकी जो सिचुएशन रही है कि वो गांव से आता है, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उसको थोड़ा सा लेस एक्सपीरियंस है। जब मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्सपोजर की। जब कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो उसके पास काफी एक्सपोजर है, बहुत सारे लोगों से वो रोज मिल सकता है, बट ये जो बच्चा गांव का है इसके पास लेस एक्सपोजर है, इसकी सोशल एडेप्टेबिलिटी भी कम होगी। भाई बिकॉज ज्यादा लोगों से एक्सपोज नहीं हो पा रहा, एक्सपोजर कम है इस बच्चे के पास, तो क्या इस बच्चे के रिकमेंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है जो हर बच्चे को जो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसको खाती है कि क्या मैं इसमें आता हूं। बताइए यहां पर क्या किया जा रहा है, बताइए। मैंने पहली स्लाइड के अंदर एक चीज आपको बताई थी, और उस चीज के अंदर मैंने आपको ये स्लाइड में ये चीज कही थी कि हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के ऊपर कि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका जो नेचर है वो कैसा रहा है और कितना रहा है। अब यहां पर एक जो सबसे बड़ा मिथ है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं, आपको जो जज किया जाता है वो पीआई की फॉर्म के ऊपर जज किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसी चीज को मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर बात आती है नरेशन की। अब क्या होता है पीपीएनटी आपको समझ में आ जाएगा। नरेशन के दौरान हमारा जो कैंडिडेट ए है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, वो कहां से बिलोंग करता है, वो बिलोंग कर रहा है शहर से, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे 1 मिनट के अंदर प्योर इंग्लिश के अंदर अपने नरेशन को कंप्लीट कर देता है विद दैट कॉन्फिडेंट। जब बात आती है कैंडिडेट बी की, जो कि विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है, जिसको एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिला है, ये बच्चा अपनी 100% कैपेसिटी के साथ इंग्लिश का यूज करके कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी को नरेट करता है। बीच में एक लाइन हिंदी में बोल देता है और एक लाइन हिंदी में बोलने के बाद ही गेट बैक टू द इंग्लिश और कॉन्फिडेंस के साथ 1 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस बच्चे को इस तरह का सोशल बैकग्राउंड मिला था और जिस बच्चे को इस तरह का सोशल बैकग्राउंड मिला था, इन दोनों में से रिकमेंड होने के चांसेस किसके ज्यादा है, या दोनों ही रिकमेंड हो जाएंगे? आप अपने आप से पूछकर देखिए किसके रिकमेंड होने के चांसेस ज्यादा है, या दोनों रिकमेंड हो जाएंगे? सर बी ऑब्वियसली ये भी रिकमेंड हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके नरेशन पे। दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं कि इस चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं विलेज से बिलोंग करता हूं या मैं यहां से बिलोंग करता हूं। यहां पर ये चीज देखी जाती है कि आप जिस भी कंडीशन के अंदर थे, आपकी पर्सनालिटी बहुत सारे फैक्टर्स से डेवलप होती है, उन सारे फैक्टर्स के अंदर आपको कितना एक्सपोजर मिला है, और उतने एक्सपोजर के अंदर जितना भी एक्सपोजर आपको मिला था, उतने एक्सपोजर के अंदर आपने अपने आप को कितना डेवलप किया है। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा होता तो गांव का एक भी बच्चा फौज में नहीं जाता अधिकारी के तौर पे। क्लियर है? यहां पर देखा जाता है आपके एफर्ट्स, इन सिचुएशन के अंदर आपने क्या एफर्ट लगाए हैं, इन सिचुएशन के अंदर आपका माइंडसेट कैसा था, इन सिचुएशन के अंदर क्या वो नेवर गिव अप वाली क्वालिटी आपके अंदर थी, क्या आपने कॉन्फिडेंस को जनरेट किया अपने अंदर, क्या कोशिश तो करी आपने। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर जो है वो कृपया करके जितने भी बच्चे अभी तक पूछ रहे थे कि सर मैं विलेज से बिलोंग करता हूं, मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, शायद आपको इस चीज का जवाब मिल गया हो। समझिएगा, हर व्यक्ति के पास कहां वो जन्म लेगा इसको तय करने का अधिकार नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कुछ चीजें जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपका जन्म गांव में हुआ है तो हुआ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन द विलेज, आपके माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े जहां पर हिंदी मीडियम आपको लेना पड़ा, ये आपकी क्षमताओं को कम नहीं कर देता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बट जो एसेंशियल चीजें हैं, जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है जिनको हम बोल रहे हैं, जो आपका माइंड सेट है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आप स्टोरी पूरी हिंदी में नहीं लिख सकते, आप बोल सकते हैं कि बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो आप एक आध लाइन हिंदी में बोल के यू हैव टू गेट बैक टू इंग्लिश। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एक मिसकंसेप्शन दूर करना आपके सबसे पहले जरूरी होता है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के डेवलप होने में कई सारे फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि किसी की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट होने में उसके फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है। आप देखिएगा, इनको ध्यान से सुनते जाइए बिकॉज ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका पीआई की फॉर्म देखा जाता है तो उस पीआई की फॉर्म से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। आपके फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है, उसका आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी सोच पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। साइकोलॉजिकली आपका जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर आपके परिवार का काफी असर पड़ता है। कैसे पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे। आपके कल्चर का भी आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, आपके रिलीजन थॉट्स का, आपके वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का, आपके सोशल स्टेटस का, आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर ग्रुप का, आपके चाइल्डहुड मेमोरीज का, आपकी एजुकेशन का। ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं कि इन फैक्टर्स से मिलकर ही आपकी पर्सनालिटी बनी है, कहीं किसी और जगह आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपके फैमिली एनवायरनमेंट, आपके परिवार का एनवायरनमेंट कैसा रहा है शुरुआत से, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पर जितने भी लोग हैं सारे लोगों का नेचर डोमिनेटिंग है, या सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को पुरुषों से कम समझते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो भी उसी तरह की बन जाएगी कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से क्या होती है, कम होती है। समझेंगे इस बात को। एक चीज यहां पर है जो काफी आपकी एज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीयर ग्रुप। अभी पीयर ग्रुप वो होता है कि जब आप मान लीजिए 18 साल से जब आप बड़े होते हैं, आप 16 साल 15 साल से बड़े हैं, जितने लोग आपके साथ हैं, आपके जितने मित्र हैं, उन मित्रों का एक प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है, पीयर प्रेशर भी जिसे कहते हैं, और इनका पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा पड़ता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आप में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके घर में आज तक किसी ने स्मोकिंग नहीं की होगी, बट जस्ट बिकॉज जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा जो दोस्तों का ग्रुप था वो सारे दोस्तों के ग्रुप में सारे लोग जो है वो स्मोकिंग करते थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई हैव आल्सो डेवलप्ड दैट हैबिट। इसे कहा जाता है पीयर प्रेशर। इसे क्या कहा जाता है? पीयर प्रेशर। ये बहुत सारे लोग फील करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि हम किसी नए स्कूल में गए, वहां पर मेरे जो 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों ने बोला कि यार मोमोज आर बेस्ट, मोमोज खाना हमें पसंद है, वी लाइक द इटालियन फूड, वी लाइक द फ्रेंच फूड। अब क्या होता है, उस ग्रुप के अंदर अपने आप को फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हैबिट्स के अंदर चेंज कर लेते हैं। हमने जीवन में वो इटालियन फूड नहीं खाया, बट हम बोलते हैं कि नहीं, आई आल्सो लाइक द इटालियन फूड, और अननेसेसरीली उस ग्रुप के प्रेशर के कारण पसंद हमको पानी पूरी थी, हम जाकर क्या बोलते हैं कि आई लाइक द इटालियन फूड, और उस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये चीजें आपकी पर्सनालिटी के अंदर दिख जाती है, बिकॉज़ आप रियल होते ही नहीं हो, ये तो कुछ और, ये तो प्रेशर के अंदर आपकी जो पर्सनालिटी बनी है वो होती है। तो दैट्स व्हाई वो चीज बहुत जरूरी होती है कि एसएसबी के अंदर शुरुआत में ही कह दिया गया क्या, मनसा वाचा एंड कर्मणा। आई बात समझ में मनसा वाचा एंड कर्मणा। मन में तो मेरे था गोलगप्पे, बोल क्या रहा हूं मैं, इटालियन फूड। दैट्स अ सिंपल एग्जांपल। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन सारी चीजों से मिलकर आपकी क्या बनी होती है, पर्सनालिटी बनी होती है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। आप देखिए, समझते जाइएगा, मेरा जितनी भी क्लासेस साइकोलॉजी को लेकर होने वाली है,
मेरा उद्देश्य सिर्फ किसी टॉपिक को पढ़ाना नहीं रहेगा कभी भी कि मैं एक दिन आऊं और मैं आपको एक दिन पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट पढ़ा के चला जाऊं, एक दिन मैं आऊं और आपको WAT पढ़ा के चला जाऊं, वो मेरा हमेशा सेकेंडरी मोटिव रहता है। वो तो मैं कर रहा हूं इस टेस्ट के अंदर भी। आप आगे देखिए, आगे हमको ये PPT और ये सारी चीजें, यही सारी चीजें हमको पढ़नी है। हमेशा से जो मोटिव रहा है और आगे भी यही रहेगा कि आप जब भी किसी भी लेक्चर को देखते हैं SSB के, आप अपने आप को एसेस कीजिए। दैट क्वालिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन यू शुड इनकलकेट इन योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर क्वालिटी को लेकर आइए कि मैं इसके हिसाब से मैं कहां पर लेक कर रहा हूं। बिकॉज़ क्या है, जब आपको वो चीज समझ में आएगी उसके बाद आप अपने आप को डेवलप करना शुरू करेंगे। ये समझिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ मैं कई सारे होनहार बच्चों से मिला हूं, कई बच्चे ऐसे थे SSB के जब मैं सेशंस लेता था, मुझे लगा कि डेफिनेटली इज गोइंग टू बी रिकमेंडेड, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी रिकमेंडेड, बट द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट, दे आर अननेचुरल। नेचुरल नहीं हुए। SSB के अंदर जाते ही वो प्रेशर इतना ले लिया SSB का, इतना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया कि पहली बार जब वो हैजी पिक्चर दिखा, पहली बार OIR के अंदर बैठे तो बिल्कुल हालत खराब हो गई। ये गलती आप मत करिएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा और हम बात करते हैं इस बारे में। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द SSB के अलावा भी मैं अगर किसी भी दूसरी चीज की भी बात करूं, एज अ साइकोलॉजिस्ट की मैं बात करूं, किसी एक ह्यूमन पर्सनालिटी की भी यहां पर बात की जाए, तो हर ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलप होने के बाद उसमें 5 प्रमुख लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रमुख लक्षण होते हैं जिन्हें हम ट्रेट्स कह देते हैं। क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है। जो 5 प्रमुख लक्षण होते हैं, इन 5 प्रमुख लक्षणों से हर व्यक्ति की पर्सनालिटी बनी होती है। जैसे एग्जांपल की हम यहां पर बात करें, पहला जो लक्षण है वो यहां पर होता है ओपननेस। ओपननेस ये बहुत बड़ा लक्षण है। ओपननेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि ओपन टू द फीलिंग्स, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। ओपन टू न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज, कि उनके दिमाग में किसी नई चीज को करने के लिए, कोई नया एक्सपीरियंस लेने के लिए वो लोग ओपन रहते हैं। पहला आपका लक्षण ये होता है। दूसरा आपका होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में अवेयर है, जिसको सेल्फ अवेयरनेस है कि वो कितना अवेयर है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑर्डिनरी है, वो सेल्फ डिसिप्लिन है, डिलिबरेटिव है। तीसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रावर्जन। एक्सट्रावर्जन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति सोशलेबल है कि नहीं, लोगों से घुलता मिलता है कि नहीं, सोशल एडेप्टेबल क्वालिटी उसकी कितनी है। चौथा जो मेजर लक्षण या ट्रेट होता है वो होता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो दूसरों की बातों से कितना एग्री होता है, दूसरों पे ट्रस्ट करता है कि नहीं करता है। अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है न्यूरोटिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेट या लक्षण होता है। इसमें आपके जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी इमोशनल ट्रेट्स होते हैं, जितने भी आपके इमोशनल लक्षण होते हैं, वो सारे के सारे इसमें होते हैं। जैसे कि आप कितने एंग्री हैं, कितनी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, कितने आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, आपके अंदर आप इंपल्सिव है कि नहीं है। इंपल्सिव का क्या मतलब होता है कि छोटी सी बात पर रिएक्ट कर दिया। तो इन 5 चीजों के थ्रू, इन 5 ट्रेट्स के थ्रू ही हर व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करूं, ओपननेस के अंदर हम बात करें तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने आप का आकलन कर लीजिएगा, मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, हर इन 5 ट्रेट्स के बारे में बताऊंगा। बिकॉज़ जो SSB के अंदर साइकोलॉजिस्ट है वो आपको इन्हीं लक्षणों के ऊपर असिस्ट करते हैं, क्योंकि यही लक्षण बताएंगे कि आपके अंदर OLQs है कि नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा कि क्या आपके अंदर ये लक्षण है या नहीं है और SSB के लिए क्या रिक्वायर्ड है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जब हम बात करते हैं ओपननेस की, तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं कि प्रेफर नॉट टू बी एक्सपोज्ड टू अल्टरनेटिव्स मोरल सिस्टम, नेवर इंटरेस्टेड, नॉट एनालिटिकल, डाउन टू अर्थ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नई चीजों को करने से काफी डरते हैं। जो चीजें उनको मिल गई हैं या जो चीजें वो लंबे समय से करते आ रहे हैं, वो वही चीजें करते रहेंगे। नए आइडियाज पे बिलीव नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, नॉट एक्सपोज टू अल्टरनेटिव्स। नॉट एक्सपोज टू अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, यहां पर आप 15 दिनों से या 15 सालों से आप एक ही होटल के अंदर खाना खा रहे हैं। आज आपके साथी ने, आपके फादर ने बोला कि चलिए हम उस होटल के अंदर खाना खाते हैं, आप मना कर देंगे, नहीं रिस्क नहीं लेना। ये एक तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंजॉय सीइंग पीपल विद द न्यू टाइप्स, क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और अनट्रेडिशनल होते हैं। याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नई चीजें करना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए। दे आर इमेजिनेटिव, नई चीजों को इमेजिन करना वो चाहते हैं और करते भी हैं। पुरानी चीजों के साथ इतना लगाव उनका नहीं होता। तब SSB के लिए जब मैं बात करूं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में इन दोनों में से ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है, तो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि SSB के अंदर ऐसे व्यक्ति को लेने की जरूरत होती है, या आर्म फोर्सेस के अंदर ऐसे व्यक्ति की बेसिकली जरूरत होती है जो इमेजिनेटिव हो, हु इज एक्सपोज्ड टू द न्यू थिंग्स, जो नई चीजें करने के लिए हिचकिचाए ना, जो नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए हमेशा रेडी है। तो दैट्स व्हाई ये जरूरी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, कि हमेशा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नई चीज करना चाहता है, हमेशा उसको नई चीज चाहिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट समवन हु इज ओपन टू डू थिंग्स, कि हां आई एम ओपन टू डू थिंग्स। मेरे पास एक पूरा रिस्ट्रिक्शंस मैंने अपने ऊपर नहीं लगा के रखा कि नहीं साहब मैं तो ये चीज करूंगा ही नहीं, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता, ऐसा नहीं। याद रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम यहां पर बिल्कुल इंट्रोवर्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, SSB के अंदर कैसा व्यक्ति चाहिए? सामान्य व्यक्ति चाहिए, सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी चीज की हम यहां पर बात करें, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनरिलायबल होंगे, हेडोनिस्ट होते हैं, केयरलेस होते हैं और कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी का लक्षण होता है दे आर नेवर लेट फॉर अ डेट। मतलब सीधी सी बात है, डिसिप्लिन है, कभी भी किसी चीज के लिए लेट नहीं होते। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, हार्ड वर्किंग, नीट होते हैं, पंक्चुअल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। SSB के जब पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम बात करते हैं OLQ के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ पीपल आर मोर प्रेफरेबल। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इस तरह के लोगों को प्रेफर किया जाता है हु आर सेल्फ डिसिप्लिन। अब आप देखिए, ये जो कॉन्शियसनेस है ये डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? सेल्फ रेगुलेशन से, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी और ट्रेट अ पर्सन शुड हैव, सेल्फ रेगुलेशन। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। आप बदलाव लेकर आइए अपने अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रावर्जन की। एक्स्ट्रावर्जन में बेसिकली हम यहां पर बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोबर होते हैं, अनएंथुसियास्टिक होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो लोग हाई स्कोर के अंदर होते हैं, इसी चीज के अंदर, इस लक्षण के अंदर, स्ट्रेट के अंदर, हाई स्कोर के अंदर होते हैं, वो होते हैं बीइंग द लाइफ ऑफ द पार्टी। दैट मींस दे आर एक्टिव, उनको अट्रैक्शन पसंद है, दे आर फन लिविंग एंड दे आर ऑप्टिमिस्टिक। अब यहां पर याद रखिएगा, अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड बी ओपन टू द न्यू थिंग। मैं फिर से बात बोल रहा हूं, इफ यू आर इंट्रोवर्ट इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये कोई पर्सनालिटी के अंदर आपकी डिफॉल्ट नहीं, बट यू शुड बी ओपन टू द एनी चैलेंजेस, यू शुड बी ओपन टू द पीपल। ये नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोवर्ट हैं और साथ ही साथ जब भी कोई नया व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप घबरा जाते हैं, आप हर नई चीज को करने से डरते हैं। ये चीज नहीं की जा सकती, ये चीज याद रखिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप किसके अंदर आते हैं, आप देख लीजिए। SSB के हिसाब से मैं बात करूं तो आपको शायद पता होगा, देयर इज ऑल्सो लाइक क्वालिटी व्हिच इज नोन एज द लिविनेस, जिंदा दिली। एक व्यक्ति को जिंदा दिल होना जरूरी है, हु इज ओपन टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ।
तो जीवन के हर एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहे। यहाँ पर ऐसे ही व्यक्तियों की बात की जाती है। अगर आप एसएसबी की बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह के व्यक्ति की जरूरत है, तो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। याद रखिए, इंट्रोवर्ट का मतलब जो दूसरों से कम बात करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एग्रीबलनेस की क्वालिटी है, न्यूरोटिज्म की क्वालिटीज होती है, और इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, बट हमको इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना है। दैट मींस अगर मैं सीधी सी बात करूं तो एक सामान्य पर्सनालिटी व्यक्ति की होनी चाहिए। यहाँ पर अब कुछ ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है, एक साइकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा इन्हीं लक्षणों को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है एसएसबी के हर टेस्ट के दौरान, बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान। एक साइकोलॉजिस्ट ये चाहता है कि इस तरह के व्यक्ति फौज के अंदर ना आए, और ऐसे लोगों को सबसे पहले स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। ये कुछ लक्षण है, याद रखिएगा। दीज आर सम पर्सनालिटी ट्रेट्स जो किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, टाइप ए ट्रेट्स होते हैं, टाइप बी होते हैं, सी होती है, और डी के अंदर इन ट्रेट्स को रखा गया। ये लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि आर्म फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। एग्जांपल के तौर पर हम बात करें नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने आप से बोलते हैं मेरा तो होगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं बताइए, उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स, मेरा नहीं होगा। सबसे नेगेटिव ट्रेट ये लक्षण माना जाता है, और इसी चीज को डिटेक्ट कर लिया जाता है जब ग्रुप डिस्कशन के अंदर कोई व्यक्ति बोलने से पहले हेजिटेट होता है, कोई स्टोरी के नरेशन करने में हेजिटेट होता है, या जब आप अपनी स्टोरी लिखते हैं तो आपका जो मेन कैरेक्टर है वो दुविधा के अंदर होता है, डिलेमा के अंदर होता है, तो ये चीज पकड़ ली जाती है। समझिए इस चीज को, ये चीज इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपने इन अवगुणों को दूर करें, ताकि एसएसबी के अंदर पहली बार में रिकमेंड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिन व्यक्तियों के अंदर खुद को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका एग्जांपल भी होता है कि आपने एक स्टोरी लिखी है बट आप अपनी स्टोरी को नरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने पॉइंट्स के ऊपर डाउट है। जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाते हैं, जीडी के अंदर जाते हैं, आप अपनी स्टोरी के पॉइंट्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योर पॉइंट्स, दैट मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। देख लो, अगर आप इसके अंदर, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये चीजें हटाई नहीं जा सकती है, बट जरूरी है आईना दिखाना। ये कमियां हैं, और इन कमियों को ही पहले दिन देख लिया जाता है। समझिए इस बात को, इसीलिए 60-70-80% वाला रेशो चल रहा है। ये कमियां हैं, इसको देखना जरूरी है। दैट्स व्हाई कमियों को पहले ही दिन देख लिया जाता है, और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, बिकॉज़ जो व्यक्ति अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं है वो कैसे फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है। आगे बात करते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा अपने आप को होपलेस फील करते हैं, होपलेस है, इनके अंदर की इच्छा शक्ति मर चुकी है, किसी भी चीजों की होप नहीं करते हैं। आप अगर इनको बोलेंगे कि कल से ये काम करना है, तो आपसे बोलेंगे मुझसे तो नहीं होगा, आई कैन नॉट डू दैट। इस चीज को निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं शायद क्लासेस के अंदर भी आपको बताता हूं, छोटी छोटी बातों में सिखाने की हमेशा कोशिश करता हूं, और शायद पिछली कुछ क्लासेस के अंदर मैंने टास्क देना भी शुरू कर दिया। हमेशा आपसे एक टास्क के बारे में बात करता हूं कि नेवर से आई कैन नॉट, नेवर एवर से आई कैन नॉट डू दैट। आपसे कोई भी किसी काम को करने को बोलता है, नेवर से आई कैन नॉट डू दैट। अगर आप उस चीज को कर सकते हैं तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का डर है। ये ऐसे लोग होते हैं जो रिजेक्शन के डर के कारण किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि सर एनडी में 3 महीने का टाइम बचा है, सीडीएस में 3 महीने का, 6 महीने का टाइम बचा है, एफकेट के अंदर भी 3-4 महीने का टाइम बचा है, जो भी एग्जामिनेशन देते रहते हैं बच्चे, वो बोलते हैं शुड बी प्रिपेयर। जैसे ही कोई बच्चा मुझसे सेंटेंस बोल देता है, मैं समझ जाता हूं कि इस बच्चे के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, व्हिच इज अ नेगेटिव पर्सनालिटी, व्हिच इज बेसिकली नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रैट। ये लक्षण उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए। देखिए, अ मैन और वुमन should never fear of anything. Believe me, never fear anything in this world. याद रखो, इस मेंटालिटी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओ। This is just examination. लाइफ में इतने सारे फेसेस होते हैं, ये चीज याद रखिएगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए, fear of rejection नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सैडनेस एंड ग्लूमीनेस, ऑलवेज सैड, मतलब बहुत सैड। आप इनको 10 लोगों के साथ बिठा दीजिए, 10 लोग आपस में सोशली एडेप्टेबल होकर एक दूसरे से बात करेंगे, ये अपने आप को अलग फील करते हैं। अलग फील क्यों करते हैं? बिकॉज़ इन्हें लगता है कि मैं इस ग्रुप के लायक नहीं हूं, बिकॉज़ दिस इज बिकॉज़ ऑफ द लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक नेगेटिव लक्षण, ये कब पता लगता है? सैडनेस एंड ग्लूमीनेस। जीडी के अंदर 10 लोग बैठे हैं, सारे डिस्कशन कर रहे हैं, एक बच्चा अकेला अलग बैठा हुआ है, मतलब बैठा इन द सेंस ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। ही हैज फियर कि कहीं जो मेरा पॉइंट है वो इनवैलिड तो नहीं है, वो इनिशिएट ही नहीं कर रहा, वो बोल ही नहीं रहा, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, फीलिंग्स ऑफ वरी, हमेशा चिंता करने वाले, ऐसा नहीं हुआ तो, होते हैं कुछ लोग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, और चिंता के चक्कर में जो है वो अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आप इनमें से किसी भी पर्सनालिटी के अंदर आते हैं, बेसिकली आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में इनमें से कोई भी लक्षण है, कोई भी ट्रैट आपको आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, कृपया इसे सुधारने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दीज आर द बिग नो साइंस। बड़े नो वाले साइन है कि आप आर्म फोर्सेस के अंदर, आप एसएसबी के अंदर रिकमेंड नहीं हो पाएंगे अगर ये चीज आपके अंदर है तो। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़े, अब हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाए। ये तो थोड़ा सा हम साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। नाउ हमारा जो टॉपिक है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे। बात करना जरूरी भी है, बिकॉज सबसे पहला टेस्ट ये होता है और कई सारे बच्चों को इसके बारे में काफी कम जानकारी है। जितनी जानकारी होती है वो जानकारी, कई तो जानकारियां फेक होती है, कह दिया जाता है कि इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से करना है। बट पहली बात आपको समझना जरूरी है कि जो पूरा आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस है उसमें रिक्वायरमेंट क्या की जा रही है, ये चीज यहाँ पर देखी जाती है। हाँ जी, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे हैं कि सर मेरे अंदर ये सारी नेगेटिव चीजें जो दिख रही है वो है। इसलिए मैंने आपको कहा था एक चीज, आपको शायद अभी याद आ रहा हो कि मैं क्यों ये कहता हूं कि 20 दिन में इन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर वो 20 दिन वाली बात है ही नहीं, वी हैव टाइम। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी कमियां अगर आज पता लग गई हैं, अभी तक के जितना 1 घंटे का हमारा सेशन लगभग हो गया, 1 घंटे से ज्यादा, अगर आपको कमियां पता लग गई तो मेरा जो उद्देश्य था पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट से पहले आपको आईना दिखाने का, तो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। बिकॉज मैं यही चाहता हूं कि हर बच्चा अपने आप को पहचान ले। बस उसने अपने आप को पहचान लिया, उसको अपनी समस्या पता लग गई, समाधान तो हम लोग बता देंगे कैसे अपने आप को डेवलप करना है, उसके बारे में तो हम बात कर लेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं हमारे मेजर टॉपिक के ऊपर। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली है। वन टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। उससे पहले थोड़ा सा एसएसबी के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आपका दूर करेंगे। OIR इज इंपॉर्टेंट और नॉट। OIR मींस ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। अंजलि सर, किसी से जल्दी से फ्रैंक होना भी गलत है? बिल्कुल नहीं, किसी से जल्दी से फ्रैंक होना गलत नहीं है, बट अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने पूरी तरीके से ओपन कर देना, इन द सेंस अपने बारे में सब कुछ बता देना, अपने सारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर देना, या एक बोलते हैं ना कि कोरी किताब की तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये चीज सही नहीं होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आई वांट की स्लाइड आप देख लें, हालांकि बड़ा सिंपल सा स्लाइड है। एसएसबी की हम बात करें तो मेजरली आपकी 3 लेवल्स के अंदर ही हो रहा है। स्टेज 1 आपकी स्क्रीनिंग है, इसके बाद आपकी स्टेज 2 आती है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटी इंटरव्यू हो जाता है, और स्टेज 3 के अंदर आपका क्या है? मेडिकल, ये सारी चीजें आती हैं। अब यहां पर आपके हिसाब से जितने भी कैंडिडेट्स
इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। आपके हिसाब से इन सारे टेस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है? जिन बच्चों को नहीं पता है तो एसएसबी के बारे में मैं बता दूं आपको। ये एफएसबी की मैं बात करूं या एसएसबी की बात करूं, जब हम बात करते हैं तो ये इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस है जिसे बहुत ही सोचने समझने के बाद तैयार किया गया है, ताकि आर्म फोर्सेस के अंदर ऐसे ही लोगों को ज्वाइन करवाया जा सके, ऐसे लोग फौज के अंदर आए जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है। हाँ जी, चलिए, साइकोलॉजी वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे ये कहूं, याद रखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 60% बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा, शायद आप इस चीज से रिलेट कर पाए। अगर यहाँ पर कोई रिपीटर है तो शायद वो मेरी इस बात को रिलेट कर पाए कि 60%, मैं दावे के साथ इस चीज को बोल रहा हूं, 60% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अगर स्क्रीन इन हो जाते, मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बाद अगर ये स्क्रीन इन हो जाते, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रिकमेंडेड, दैट वाज श्योर। 60% बच्चों की बात कर रहा हूं, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, या कुछ मुश्किल चीजों की वजह से, कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से, ये ऐसे जो बच्चे होते हैं ये स्क्रीन इन नहीं हो पाते। और ये इनके साथ पहली बार नहीं होता, ये दूसरी बार भी वही गलती करते हैं, तीसरी बार भी वही गलती होती है, चौथी बार भी वही गलती होती है। दैट्स व्हाई जो पहला दिन होता है स्क्रीन इन की, जब हम बात करते हैं, जिसमें आपका ओआईआर टेस्ट और पीपीएनडीटी की जब हम बात करते हैं, जिसे हम नॉर्मली मिनी एसएसबी के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे मुश्किल होता है। और मैं भी इसे हमेशा से सबसे मुश्किल ही मानता हूं। मुश्किल नॉट इन द सेंस ऑफ देयर डिफिकल्टी, मुश्किल इन द सेंस ऑफ बिकॉज़ पीपल गेट हेजिटेटेड, पीपल डोंट न्यू हाउ टू अटेम्प्ट दैट। क्या करना है उन्हें नहीं पता होता है, बिकॉज़ पहला दिन होता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से जाती है कि वो सही होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत चीजें कर देते हैं। दैट्स व्हाई ये जो पहली चीज है, जो आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसमें एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो हमारा ओआईआर टेस्ट होता है, ओआईआर टेस्ट मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं, वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। कितने लोग आप में से ऐसा मानते हैं कि आपका जो ओआईआर का प्रोसेस होता है, जो आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है आगे की प्रोसेस में? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, कई लोगों को लगता है कि वो आपका ओआईआर टेस्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। आपकी ओआईआर रेटिंग दी जाती है, दैट इज ओआईआर 1, 2 एंड 3। अगर आप ओआईआर 5 से नीचे या 4 से भी नीचे रहते हैं, आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे जब ओआईआर की हम बात करेंगे, बट अभी आप ये जान लीजिए, आपकी ओआईआर टेस्ट की आपको रेटिंग दी जाती है ओआईआर 1 डिजायरेबल, 2, 3, 4, 2 एंड 3 को एवरेज माना जाता है कि अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं, अगर आपने पीपीएनडीटी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो यू विल गेट स्क्रीन इन, पर अगर आप इसके अंदर है बिलो 50 के अंदर तो फेल हो जाएंगे। अगर आप 50 to 59 के अंदर भी आ रहे हैं, आपकी ओआईआर रेटिंग 5 आ रही है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इट्स काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इंपॉसिबल फॉर यू टू क्लियर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। जी, दैट इज, इट मींस अ लॉट। सबसे पहले तो अपना भ्रम दूर करो कि ओआईआर इज नथिंग, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लिया जाता है? काफी आसान टेस्ट होता है, कोई मुश्किल सा टेस्ट है नहीं। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को आप अपने दिमाग से हटा दें कि ओआईआर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? जिन बच्चों को नहीं पता है ओआईआर क्या है, तो सबसे पहले तो आपका ये टास्क है कि जाके एसएसबी का प्रोसेस जानो। पहले आप आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो एंड यू डोंट न्यू द प्रोसेस ऑफ एसएसबी, ये सवाल उठा देता है आपके सेंस ऑफ अवेयरनेस के ऊपर, आपके सेंस ऑफ पर्पस के ऊपर। आई वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, फॉर दैट आई हैव टू क्लियर द एसएसबी, बट आई डोंट न्यू द प्रोसेस ऑफ एसएसबी, क्वेश्चन मार्क। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं इसमें होती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है, दूसरा हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसे कई बार डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी कहा जाता है, व्हिच इज ओके। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट याद रखिएगा, पहले आपका ओआईआर टेस्ट होता है 4 स्टेजेस के अंदर। आपका अगर मैं बात करूं कि पहले दिन जब आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपके 4 स्टेजेस के अंदर होता है। सबसे पहला आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो कि आपका होता है ओआईआर टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें आपसे वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ओआईआर 2 और 3 लाना ये काफी आसान उसके अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको 30 सेकंड्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, आपको 30 सेकंड के लिए, कितना समय है, काफी कम समय दिया जाता है, 30 सेकंड के लिए आपको एक हैजी सी पिक्चर दिखाई जाती है। हैजी मतलब काफी धुंधली पिक्चर दिखाई जाती है, कई बार पिक्चर क्लियर भी होती है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एसएसबी विल शो यू द ओनली द हैजी पिक्चर, ऐसा नहीं होता है, नेसेसरी नहीं चीज होती है। आपको हैजी पिक्चर भी दिखाई जा सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हैजी पिक्चर ही दिखाई जाएगी, बिकॉज़ इट्स अ परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 30 सेकंड के लिए हैजी पिक्चर दिखाई जाती है, और लगभग उसके बाद जो है लगभग 4 मिनट आपको उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है, और उसके बाद उस स्टोरी को आप नरेट करते हैं। इस स्टोरी को नरेट करने के बाद आपका ग्रुप उस स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करता है, और डिस्कशन करने के बाद आपके पूरे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर हम बात कर लेते हैं क्या होता है इस टेस्ट के अंदर। आप चाहे तो मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसको बता दूं। ये देखिए, 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, काफी हैजी सी पिक्चर होती है। अब सर कैसी होती है पिक्चर, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह की पिक्चर होती है, कितनी हैजी पिक्चर होती है। काफी हैजी सी पिक्चर होती है, यू कैन सी दैट। इसी तरह की हैजी पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए इस पिक्चर को आपको दिखाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 30 सेकंड के लिए इस तरह की पिक्चर दिखाई जाती है। 30 सेकंड के बाद जब हम बात करते हैं, 1 मिनट आपको दिया जाता है कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए। वो क्या पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पिक्चर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, उनका बेसिकली जेंडर क्या है, उनका मूड क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में आपको दिया जाता है। और 4 मिनट के अंदर आपको क्या है, स्टोरी को लिखना होता है। पिक्चर को देखने के बाद जो भी स्टोरी आपने परसीव करी है, परसीव का क्या मतलब होता है, जो भी स्टोरी पिक्चर को देखने के बाद आपने जो भी चीज का आपको बोध हुआ है, जो भी चीज आपको समझ में आई है, जो भी सिचुएशन आपको समझ में आई है, आप उस सिचुएशन को समझ के आप अपनी स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी लिखने के बाद आप क्या करते हैं, आप स्टोरी को नरेट करते हैं। नरेशन आपको दिया जाता है, नरेशन के लिए आपको कितने मिनट दिए जाते हैं, याद रखिएगा 60 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं नरेशन के लिए। 1 मिनट के अंदर आपको अपनी स्टोरी क्या है, नरेट करनी पड़ती है। आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप के सामने आप अपनी स्टोरी नरेट करते हैं, एक के बाद एक सारी स्टोरीज को नरेट किया जाता है। और अंत में जैसे ही लास्ट कैंडिडेट अपनी स्टोरी को नरेट करता है, तो आपका ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है। दैट मींस जितनी भी स्टोरीज आप लोगों ने मिलकर एक दूसरे के साथ नरेट करी है, अब आपका काम ये होता है कि आप लोग डिस्कशन करें और एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आ जाए। सो दैट इज कॉल्ड द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इसमें कितने फेस हो रहे हैं, इसमें अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो यहां पर जो पहला फेस आपका होता है,
पहला फेज यहां पर आपका हुआ है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर को आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखना है पिक्चर के ऊपर। दूसरा फेज आपको स्टोरी को नरेट करना है, और तीसरा फेज होता है आपका ग्रुप डिस्कशन का, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जितने भी लोग यहां पे वन कॉमन स्टोरी के ऊपर आते हैं कि दिस इज आवर कॉमन स्टोरी, उस कॉमन स्टोरी के ऊपर आप अपनी उस स्टोरी को लेकर जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्लियर हो गया है आपको? हाँ जी, यहां तक प्रोसेस क्लियर हो गया है? एक बार बता दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें देखनी है हमको, काफी डिटेल में बात करना है। इस तरह की शीट आपको वहां पर दी जाएगी, आपका चेस्ट नंबर आपको यहां पर लिखना है, आपका नाम यहां पर लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, आपका जो बैच नंबर है वो भी आपको लिखना है, वो सारी चीजें आपको एसएसबी के अंदर दी जाती है। अब इसके बाद करना क्या होता है, देखिए जो 1 मिनट आपको दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको 1 + 4 मिनट दिए जाते हैं, 30 सेकंड आपको पिक्चर शो करी, पिक्चर शो करने के बाद आपको 1 + 4 मिनट दिए जाते हैं तकरीबन। तो शुरुआत का जो 1 मिनट होता है, उस 1 मिनट के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, एक बॉक्स यहां पर बना होगा। अब मान लीजिए किसी पिक्चर को देखने के बाद आपने उस पिक्चर में कितने कैरेक्टर्स को परसीव किया, मतलब आपने उस पिक्चर को देखा है तो आपने कितने कैरेक्टर्स को उसमें देखा है, आपको क्या लगता है उसमें कितने कैरेक्टर्स पिक्चर्स को देखने के बाद, तो आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं ताकि जो बच्चे कंफ्यूज है वो कंफ्यूज ना हो। आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है, जैसे एज ऑफ द कैरेक्टर, की कैरेक्टर की एज क्या है, आपने जो पिक्चर देखा उसमें जो कैरेक्टर आपको दिखा है उसकी एज क्या है। इसके बाद जेंडर क्या है कैरेक्टर का, मेल है या फीमेल है, और उसके बाद उनका मूड कौन सा है। मूड अगर उनका पॉजिटिव है, अगर आपको दिख रहा है कि दे आर इन पॉजिटिव मूड, अच्छे मूड में, तो पॉजिटिव के लिए क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। इफ दे आर इन नेगेटिव मूड, उनका मूड नेगेटिव है, लाइक वो एंग्री है, सैड है, तो यहां पर नेगेटिव के लिए माइनस का साइन होता है। इसके अलावा इफ दे आर इन न्यूट्रल मूड, उनका मूड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप 0 का साइन बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको ये सारी चीजें फिल करनी होती है। देखिए यहां पर फिल करिए, ये देखिए ये मेल है, एक मेल यहां पर दिखा है, 14 साल की उम्र है, और किस मूड के अंदर है वो, पॉजिटिव मूड के अंदर है। और जो भी आपका मेन कैरेक्टर है, जिसको आप अपनी स्टोरी का हीरो मानते हैं, जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमने वाली है, आप अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं, दैट मींस उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। उसके बाद यहां पर आपने जो भी स्टोरी परसीव की है उसकी आप एक थीम लिखेंगे कि स्टोरी किस बारे में है, क्या एक्शन लिया जा रहा है। जैसे आप अपनी स्टोरी के अंदर बताना चाह रहे हैं कि इस स्टोरी के अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आप एक्शन के अंदर लिख सकते हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन। आप अगर कोई ऐसी स्टोरी बता रहे हैं जिसमें आप फ्लड रिलीफ का काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं फ्लड रिलीफ। और उसके बाद नीचे की जो जगह रहती है, यहां पर आपको अपनी स्टोरी लिखनी पड़ती है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि स्टोरी कैसे लिखी जाए, क्या लिखी जाए, उसके बारे में हम बाद में करेंगे, बट ये माना जाता है कि आप ऐसी स्टोरी लिखिए जो कि आप 1 मिनट के अंदर नरेट कर सकें। कई बार बच्चा जो है वो 1 मिनट के अंदर स्टोरी नरेट कर ही नहीं पाता, बिकॉज़ इस पूरे स्टेज के अंदर जो नरेशन का प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एंड बिलीव मी, पिक्चर को परसीव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नरेशन का प्रोसेस हो जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके का टेस्ट लिया जाता है। आप अपनी स्टोरी को लिखते हैं प्रॉपर्ली, और उसके बाद इस तरीके से आपको बिठाया जाता है। सो लिखने के बाद आपका बेसिकली एक ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद आप लोग आते हैं, उसके बाद आप इस तरीके से बैठते हैं और अपनी अपनी स्टोरी को क्या है एक के बाद एक करके नरेट करते हैं कि पहले ये नरेट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट अपनी स्टोरी को नरेट कर देता है, उसके बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। अब आप सभी की जो स्टोरी है वो ऑब्वियसली अलग अलग है। आप सब क्या करने की कोशिश करते हैं कि कॉमन स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी पे आने की कोशिश करते हैं जो कि सभी की कॉमन है। और उस कॉमन स्टोरी की कोशिश के ऊपर आने की कोशिश में आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, और यही वो समय होता है जब कैंडिडेट सबसे ज्यादा गलतियां करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, देखकर आप नरेशन कर सकते हैं, बिकॉज़ आपने स्टोरी लिखी है तो आप नरेशन देकर कर सकते हैं। डोंट वरी, स्टोरी कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, एक साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी में क्या देखना चाहता है, असेसर आपकी स्टोरी में क्या देखना चाहता है, सब के बारे में हम बात करेंगे। नहीं बेटा, स्टोरी 4 मिनट में लिखनी है मुरली जी, स्टोरी 4 मिनट में लिखनी है। 1 मिनट के अंदर आपको जो कॉलम दिए गए हैं, आपके कैरेक्टर का मूड, एज, जेंडर, एक्शन, वो लिखने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाउ टू गेट कॉमन पॉइंट्स करेंगे इसके बारे में। डोंट वरी, पहले अपन थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जो स्टोरी है वो हिंदी में होनी चाहिए कि इंग्लिश में होनी चाहिए। ये बड़ा एक अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इसके बारे में मैं बात भी करना चाहूंगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा, अब भारतीय सेना के अंदर सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो टेस्ट लिया जाता होगा, क्या उसमें अगर आप हिंदी के अंदर स्टोरी लिखे तो एक्सेप्टेबल होगा। हम यहाँ पर किसी भी ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि लैंग्वेज के लिए हम ऑफेंडेड हुए, बट आप मुझे एक नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर, नॉर्मल आपकी मैं सोच पूछ रहा हूं आपसे कि आज के समय में अगर आपसे आप एक भारतीय सेना के अंदर सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो क्या आप पहले ही टेस्ट के अंदर, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आप अपनी स्टोरी को हिंदी में लिख सकते हैं। आप अपने आप से इस बात क्वेश्चन को पूछिए, आपको खुद ब खुद इसका जवाब मिल जाएगा। नरेशन करते समय एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लाइंस नहीं आ रही है, आपने एक आध लाइन उसको लिख दिया है, पर आप ये सोचते हैं कि मैं पूरी स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखूंगा, तो फिर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए मैं समझ रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा कि देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के परिवेश में रहा हो, हर व्यक्ति के पास इतना एक्सपोजर तो होता है कि वो अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सके। आप किसी भी कक्षा के अंदर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने स्कूलिंग मान लीजिए हिंदी मीडियम भाषा से की है, क्या स्कूल के अंदर आपने इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं, या आपके स्कूल के अंदर आपको इंग्लिश का कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला। हाँ, मैं मान सकता हूं कि आपको इतना नहीं मिला कि आप कॉन्वेंट स्कूल के अंदर नहीं थे, ये बात मैं मान सकता हूं कि यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, पर क्या आपको आपके स्कूल में इतना भी एक्सपोजर नहीं मिला कि आप इंग्लिश के अंदर अपना थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर सके, आप इंग्लिश भाषा के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझा सके। आप अपने आप से पूछिए कि आपके स्कूल में आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिला। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इट्स अ जनरल क्वेश्चन। क्या कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अंग्रेजी शब्द सब्जेक्ट था आपके क्लासेस के अंदर या नहीं था? अंग्रेजी शब्द सब्जेक्ट था आपकी क्लास में या नहीं था? बिल्कुल था। और अगर आप बोलते हैं कि सर नहीं मिला, दैट मींस आप गिव अप कर देते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह नहीं है, आप दोष देना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो ये चीज मिली नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सपोजर आपको किस लेवल तक मिला है वो आपके पीआई की फॉर्म से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश मीडियम, मुझे पता ही नहीं इंग्लिश क्या होती है, और मैं एसएसबी के अंदर मैं स्टोरी इंग्लिश में नहीं लिख सकता, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सीधी सी बात है। आप अगर स्टोरी इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आप किस बिहाफ पे बोलते हैं कि आई वांट टू बिकम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर। आपको क्या लगता है कि जब आप इंडियन आर्मी के अंदर जाएंगे या इंडियन नेवी के अंदर जाएंगे, तो जो शिप्स की अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको नेविगेशन पढ़ाया जा रहा है, आपको आरओआर पढ़ाया जा रहा है, रूल्स ऑफ रोड्स पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो हिंदी भाषा के अंदर होंगे? जहाज के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, उनको चलाने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, क्या वो हिंदी भाषा में होते हैं, इंग्लिश भाषा में होते हैं? आप समझ सकते हैं, इंग्लिश इज नॉट अ नेसेसिटी बट इट्स अ रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा आपको। जनरल थिंग, तो जनरल सी बात मैं आपको बोल रहा हूं, समझिए इस बात को। बिल्कुल सही बात, समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डोंट ब्लेम गेम नहीं खेलना।
अगर आपके पास एक्सपोजर है कि आप YouTube चला सकते हो, आपके पास इंटरनेट का एक्सपोजर है, तो YouTube के ऊपर हजारों साइट से जो इंग्लिश सिखाती, सो डोंट से कि आई डोंट हैव द एक्सपोजर सर, इट्स नॉट पॉसिबल। वो चीज आज के टाइम पर तो फिर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगती, समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर बात करें पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की, तो सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में आना चाहिए और शुरुआती तौर पर मेरे मन में भी आया कि वाई, सबसे पहले इस टेस्ट को क्यों रखा गया, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इस भूमिका को तय कर देता है कि लगभग हर एसएसबी के अंदर 70 से 80% बच्चे बाहर हो जाते हैं। इस टेस्ट को नंबर 1 पे क्यों रखा गया है, व्हाई दैट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी माना जाता है, 70 से 80% जो कैंडिडेट्स हैं इस टेस्ट के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, व्हाई, ऐसा क्यों है। आप में से क्या कोई इसका जवाब दे सकता है, हालांकि मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो जानना जरूरी है कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट कैसे बन गया। कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बोल दिया, बच्चा जो है, जो कैंडिडेट जो है, जब इस टेस्ट के अंदर इंटर करता है तो इतनी बड़ी क्या मुश्किल हो जाती है कि वो अपने आप को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाता है। बताइए व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट। हाँ जी, किसी के पास इसका वैलिड रीजन है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दो चीजें इसके बारे में बताऊंगा। ये जो पहला टेस्ट है, इसके थ्रू किसी भी व्यक्ति की 3 मेजर क्वालिटीज को चेक किया जाता है। सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो होता है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपकी इमेजिनेशन भी इंक्लूड होती है। ध्यान से सुनिएगा, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें आपकी इमेजिनेशन भी इंक्लूड होती है। दूसरी चेक की जाती है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस द ग्रुप, कि आप कैसे अपनी बातों से, अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस के थ्रू अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिकॉज इसके बाद जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाते हैं तो आपका पावर ऑफ इन्फ्लुएंस द ग्रुप ये काफी ज्यादा मायने रखता है। तीसरी चीज यहां पर जो आपकी देखी जाती है वो देखी जाती है आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, कि पहली बार जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आप सोशली कितने एडेप्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज जब आप आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो आर्म फोर्सेस के अंदर इंडिविजुअल हीरोइज्म की जगह है नहीं। यहाँ पर वैसे व्यक्ति को लेना चाहते हैं जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, और एक लीडर जो है वो सबको साथ में लेकर चलने पर बिलीव करता है, ना कि अकेले किसी भी टास्क को करने के अंदर बिलीव करता है। दैट्स व्हाई 3 चीजें यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा एडिशनल अगर मैं चीजों की बात करूं तो सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंस, उसके बाद आता है कि आपको प्रेशर को हैंडल करना कितने अच्छे तरीके से आता है, प्रेशर को हैंडल करने की आपकी क्षमता कितनी है। तीसरी चीज, जब आप किसी नए एनवायरमेंट के अंदर जाते हैं तो अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से उस एनवायरमेंट के अंदर एब्सॉर्ब कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से उस एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सारे नए लोग हैं ना, सारे नए लोग मिलते पहला दिन आप जा रहे हो, स्क्रीन इन हो रहे हो, अपने आप को नए लोगों के सामने कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो, और एक्सप्रेस वही करना है जो आप रियल हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इस टेस्ट को काफी सोच समझ के बनाया गया है। तो ये चीज जान लीजिएगा कि दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। 70 से 80% जो बच्चे हैं उन्हें इसलिए बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सीधी सी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं ये चीज एसएसबी के लिए भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप सब जानते हैं कि हर साल इतने बच्चे अप्लाई करते हैं। कुछ एंट्रीज जो है वो डायरेक्ट एंट्रीज भी होती हैं, कुछ आपकी जो एंट्रीज होती है वो सीडीएस एंड टीएस की मैं बात करूं, बहुत सारी एंट्रीज होती है। दैट्स व्हाई प्रोसेस को बनाया गया। याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है ये गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेम होता है, अलग अलग नहीं जाने वाला। क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी एक सबसे बड़ी कमी है हर व्यक्ति की। तकरीबन 10 मिनट आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर निखिल बोल रहे हैं सर पोल कराओ, पोल किस चीज के लिए कराया जाए, सेंस ऑफ अवेयरनेस। मार्किंग सिस्टम आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं जितना आप ना जानो उतना आपके लिए अच्छा है। जो बच्चा बहुत जानने की कोशिश करता है कि एसएसबी का मार्किंग सिस्टम कितना है, मैं ये करूंगा, वो नेचुरल नहीं रह सकता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, देखिए मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स से मिला, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो आकर एसएसबी देकर बैठे हैं, जिनको लगता है दे हैव द एम्पल नॉलेज ऑफ एसएसबी, बट दे आर नॉट। बिकॉज़ क्या होता है, जब वो इतनी चीजें गैदर कर लेते हैं उसके बाद उनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं पीपीएनडीटी के अंदर या डब्ल्यूएटी के अंदर या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, वो नेचुरल है नहीं। वो सारी किताबी ज्ञान वो वहां पर झाड़ने लगते हैं, वो रियल में क्या है वो दिखाई नहीं पाते वहां पर। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझिए इस बात को। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें पिक्चर, जब हम बात करते हैं इस टेस्ट का क्या नाम है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द इससे जुड़ा हुआ है, परसेप्शन। एक टेस्ट इसी के अंदर होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। वहां पर क्या लिखा है, अपरसेप्शन। ये टेस्ट जो है ये आपके परसेप्शन का है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब बेसिकली होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है बोध। अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिरता के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवगमन या परसेप्शन कहा जाता है। आपको लगा होगा सर हिंदी ज्यादा होगी, बड़ी बहुत जरूरी है कि जो पहला टेस्ट है उसमें आपसे रिक्वायर्ड क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको करना क्या है, उसका पता होना बहुत जरूरी है। टेस्ट नेम इज पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं एसएसबी के अंदर जो एसएसबी के लिए तो जा रहे हैं बट दे डोंट न्यू द मीनिंग ऑफ परसेप्शन। टेस्ट देना है पिक्चर परसेप्शन, बट परसेप्शन का मतलब क्या है ये नहीं पता है उन्हें और मिस्टेक करके आ जाते हैं। दैट्स व्हाई 70 से 80% का रेशो चल रहा है। क्या होता है परसेप्शन, कोई बता सकता है? आज देखिए टाइम लंबा लगेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट ये सेशन आई हैव टोल्ड यू लंबा चलेगा, बिकॉज मैं कभी भी चीजों को आधा अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करता हूं। अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और मैं भी अगर कोई चीज बता रहा हूं तो मुझे भी उस चीज को बताने में काफी समय लगता है। समझिए इस चीज को, तो समझना पड़ेगा, कुछ सीखना है तो समय देना पड़ता है, बिना समय के कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात, परसेप्शन सर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा व्यू किसी चीज को लेकर क्या है ना, ये आप बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपने वातावरण के बारे में अपनी इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी, मतलब आपके सेंसेस के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है। आपके सेंसेस मतलब आपकी आंखें हो सकता है ना, आपके नाक हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, परसेप्शन का क्या मतलब है, मैं इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं अपने घर के अंदर जाता हूं, मुझे बड़ी अच्छी महक आ रही है, उस महक के अंदर मुझे इलायची की महक आ रही है, उस महक के अंदर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो घी की महक आ रही है, तो मैं परसेप्शन लगाता हूं एंड माय परसेप्शन इसकी हो सकता है कि मम्मी ने आज हलवा बनाया। दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। अब ये परसेप्शन मैंने कैसे लगाया, अपने ऑब्जर्वेशन से। आई बात समझ में, आई गॉट दैट परसेप्शन थ्रू माय ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन मैंने कहां से किया, अपने सेंसेस के थ्रू। और यहां पर वो मेरा सेंस क्या था, मेरी नाक थी, मुझे खुशबू आई और मैंने बताया कि हां ये चीज है। दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। किसी चीजों को देखने के बाद मुझे अपने आप को लेकर या उन चीजों को देखने के बाद मेरे जो सेंसेस है मुझे क्या बोध करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब आपको पिक्चर परसेप्शन टेस्ट देना होता है उस टाइम पर आपको क्या दिखाई जाती है, हैज़ी इमेज दिखाई जाती है। इट्स नॉट क्लियर इमेज। क्लियर इमेज कहां पर दिखाई जा रही है, टीएटी के अंदर।
थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। वो आपके परसेप्शन का टेस्ट नहीं है, वो आपके अपरसेप्शन का टेस्ट है। वहां तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर है, यहां पर क्या खड़ा है, वहां पर क्या खड़ा है, साफ साफ दिखता है। दैट टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। अपरसेप्शन, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स थ्रू योर ऑब्जर्वेशन। और आप जो चीजें ऑब्जर्व करते हो वो करते हो अपने सेंसेस के थ्रू। इसको और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बिकॉज़ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट को समझने से पहले आपको परसेप्शन समझना पड़ेगा। और बच्चा यही मार खाता है कि वो तैयारी तो कर लेता है, परसेप्शन क्या है यही नहीं पता है। साइकोलॉजिस्ट उसको इस नजरिए से देखता है कि अगर उसने स्टोरी लिखी है तो उसमें उसका परसेप्शन होना चाहिए, नॉट द परसेप्शन। समझते हैं आगे। एक आसान सा पिक्चर है परसेप्शन का। आपके जो 5 सेंसेस होते हैं, आपका विजुअल, आपकी आंखें, ऑडिटरी, आपका साउंड, आप जो सुनते हैं, आपकी स्मेल, आपकी सूंघने की क्षमता, आपका टेस्ट, आपका टच, इन सारी चीजों के थ्रू, इन सारे सेंसेस के थ्रू आप जो एक सिचुएशन बनाते हैं अपने दिमाग में, आप एक जो सॉल्यूशन बनाते हैं अपने दिमाग में, आप एक जो कह सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट बनाते हैं अपने दिमाग में, वही आपका क्या होता है, परसेप्शन होता है। क्लियर है? परसेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपके सेंसेस से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, आपने उस इंफॉर्मेशन का एक क्या करा, इंटरप्रिटेशन कर दिया, एक व्याख्या करी। जैसे मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या मिल रही थी, मैंने सूंघा और मुझे लगा कि गाजर का हलवा। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम कुछ एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, दिस इज कॉल्ड द परसेप्शन। दिस इज वेरी क्लासिक पिक्चर ऑफ द परसेप्शन। साइकोलॉजी के अंदर इस पिक्चर को बहुत बार यूज किया जाता है। इस व्यक्ति के हिसाब से इस नंबर का परसेप्शन क्या है, 9। क्यों इसका परसेप्शन? बिकॉज़ जिस जगह पर वो खड़ा है, जिस सिचुएशन के अंदर वो है, उसकी जो पोजीशन है, उसके जो सेंसेस है, जिसमें आइस काम कर रही है, उस सेंसेस के थ्रू वो इसे 9 परसीव कर रहा है कि ये तो 9 लिखा है। इस जगह पर ये जो व्यक्ति है, ये जिस तरीके से देख रहा है, इसके परसेप्शन के हिसाब से शब्द क्या है, 6 है। क्लियर? अब मुझे बताइए कि हु इज रॉन्ग? हु इज रॉन्ग? दोनों का परसेप्शन सही है, दोनों का परसेप्शन रॉन्ग है? हाँ जी, बोथ आर करेक्ट। जिस सिचुएशन के अंदर दोनों है, उस सिचुएशन के हिसाब से बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? अब यहां पर दोनों के लिए जो मेजर चीज थी वो क्या थी, इनका ऑब्जर्वेशन। कि इसने जब देखा तो इसे एज ए 9 ऑब्जर्व किया, और इसने जब इसे देखा तो इसे क्या ऑब्जर्व किया, 6 ऑब्जर्व किया। सीधी सी बात है। आपने कहावत सुनी होगी, ये कहावत काफी फेमस है कि भैया फौज का जो आदमी है ना, सुना होगा ये चीज। अगर ये गिलास इतना भरा है तो एक व्यक्ति के लिए जो यहां पर खड़ा है, उसके लिए क्या है, ये गिलास आधा खाली है। सुना है इस बारे में? और एक जो व्यक्ति है, उसके लिए जो गिलास है, ये क्या है, आधा भरा है। सुना है ना इस बारे में? परसेप्शन है, परसेप्शन है। क्या दोनों का परसेप्शन सही है? एक बोल रहा है आधा भरा है, एक बोल रहा है आधा खाली है। परसेप्शन सही। बट आपके इस परसेप्शन के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके इस परसेप्शन के साथ जब आपने इस परसेप्शन को बताया कि किसी ने बोला कि मेरा गिलास खाली है, एक बोल रहा है कि ये गिलास भरा है था, आपके इस परसेप्शन से मुझे आपकी पर्सनालिटी की एक झलक मिल गई है, मुझे आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन का पता लग गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये चीजों को थोड़े से नेगेटिव तरीके से देखना पसंद करता है, प्रॉब्लम देखता है पहले, नॉट द सॉल्यूशन। हिसाब ये खाली है। एक व्यक्ति है, दैट इज द पर्सन। इसके बारे में मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैक पता लग गया, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पर्सनालिटी का लक्षण पता लग गया है। वो क्या है, कोई बता सकता है? जिस पर्सन ने इसे बोला कि ये ग्लास भरा है, उसकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा लक्षण मुझे मिल गया, वो है ऑप्टिमिस्टिक। ये आशावादी आदमी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, जब हम परसेप्शन की बात करें, तो दोनों में से किसका परसेप्शन आर्म फोर्सेस के लिए अधिकारी बनने के हिसाब से सही है? बताइए। हुज परसेप्शन इज गुड? परसेप्शन दोनों का सही है। आप गलत नहीं बोल सकते कि नहीं आपका परसेप्शन गलत है, आपका परसेप्शन गलत है। पर जब मैं बात करता हूं कि आर्म फोर्सेस के अंदर किसी व्यक्ति को अधिकारी बनना है, उसके हिसाब से कौन सी पर्सनालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हुज परसेप्शन इज गुड? फर्स्ट वन। नाउ यू गॉट माय पॉइंट। जब आप इस टेस्ट को देने जाते हैं तो किसी भी कैंडिडेट का परसेप्शन रॉन्ग नहीं होता है। ये सबसे पहली बात याद रखो। सिखा दिया जाता है कि स्टोरी में ये परसेप्शन रॉन्ग है, ये परसेप्शन राइट नहीं। आपका जो भी परसेप्शन है वो डायरेक्टली किसको डिप्लिक कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को डिप्लिक करता है। दैट्स इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस इतनी सी बात को आपको समझ जाना है। परसेप्शन इसलिए कहा जाता है कि चीजें भले ही जैसी दिख रही हैं, आप अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या समझते हैं, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आपको क्या बोध कराते हैं। अब देखिए, पिक्चर परसेप्शन की जब हम बात करते हैं, आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो हर आदमी, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको इस पिक्चर को दिखाया जाएगा एसएसबी के अंदर, कितने सेकंड्स के लिए? 30 सेकंड के लिए। इस 30 सेकंड को लेकर हर व्यक्ति का जो परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इस मामले में क्या उसकी जो आंखें हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स उसे कुछ ना कुछ इस पिक्चर के बारे में क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद वो 4 मिनट के अंदर इस पिक्चर के बारे में क्या लिखेगा, कि स्टोरी लिखेगा। और जब वो व्यक्ति इस 4 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी को लिख देगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो आदमी ग्लास आधा खाली है वाला है या ग्लास आधा भरा है वाला है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझिए। इसके अंदर बहुत सारी माइनर डिटेल्स को चेक किया जाता है, पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात ही करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट क्या देखता है जब भी किसी पिक्चर की स्टोरी उसके सामने आती है, तो वो बेसिकली वो क्या देखता है, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वहीं पर सबसे चीजें खराब हो जाती हैं। अब इसमें मेजरली अगर मैं बात करूं, इट्स काइंड ऑफ मेनी बोलूंगा कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, गारंटी से मैं चीज बोल रहा हूं, अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया, आपको स्क्रीन इन होने से कोई नहीं रोक सकता। बिलीव मी, ये वादा है मेरा आपसे। यू कैन ट्राई। करेंगे इसके बारे में बात, शायद आपको खुद को समझ में आ जाएगी चीजें। देखिए क्या होता है, अब यहां पर भी सेम मिस्टेक आती है, तो सेम मिस्टेक की बात हम कर रहे थे, और ऐसे लोगों को फोर्सेस में नहीं लिया जा सकता। ऐसे लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने जब उस पिक्चर को आपने देखा तो उस पिक्चर के अंदर एक सिचुएशन थी, ऑब्वियसली कोई ना कोई सिचुएशन थी, सिचुएशन को आपने परसीव करने की कोशिश की होगी, आपने बिना उस सिचुएशन के बारे में सोचे क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता, यू जस्ट गिव द रिस्पांस, और आप उस रिस्पांस के साथ आप एक स्टोरी बना देते हैं। अब देखिए, जब मैं यहाँ की वाला जो पोर्शन है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये पोर्शन आपका मिस हो जाता है, ये थिंकिंग प्रोसेस आप मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस पिक्चर से जुड़ी हुई चीजों को आपने ना तो ऑब्जर्व करा, आपके सामने पिक्चर आई थी एक मिरर के साथ, आपने जो स्टोरी बनाई उस स्टोरी के अंदर आपने कुछ ऐसी चीज इंक्लूड ही नहीं करी जो उस मिरर और बच्चे के कनेक्शन को बता रही। दूसरी चीज, आपने चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करा, छोटी छोटी बातें आपने ऑब्जर्व नहीं करी, आपने ऑब्जर्व नहीं करा कि वहां पर मेल थी या फीमेल थी। तीसरी चीज, जब आप अपनी स्टोरी को लिख रहे थे तो आपकी जो स्टोरी है, इट वाज नॉट लॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं स्टोरी का। वहां पर आपको दिख रहा है कि एक बच्चा या एक एडल्ट हु इज द एज ऑफ 24 इयर्स, ही इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और आप अपनी स्टोरी के अंदर थीम बना लेते हो कि ये बच्चा नहीं है, ये आर्म फोर्सेस का अधिकारी है जो कि अपनी यूनिफॉर्म को चेक कर रहा है पहनने के बाद।
दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आपने इस प्रोसेस को मिस कर दिया है एंड बिलीव मी 70% कैंडिडेट डिड दैट मिस्टेक्स इन देयर एसएसबी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत डिटेल में बात करेंगे और इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि साहब ये जो बाईपास करने वाली चीज है ना, इसके कारण बच्चा रिकमेंड नहीं हो पाता। इसके कारण जो बच्चा है वो आगे के 4 दिन रह नहीं पा रहा है, आगे के 3 दिन रह नहीं पा रहा है। अब क्या किया जाए, क्यों नहीं किया? अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों आई, समस्या तो समझ में आ गई सर। बाईपास कर रहे हैं बट ये बाईपास क्यों किया? एक शब्द मैंने यहां पर लिखा, नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा है? क्या किया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों किया। हमेशा याद रखना, व्हाट यू डिड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई यू डिड। क्यों किया? क्यों किया कोई बता सकता है क्यों किया जाता है? बिकॉज आपने, अच्छा बताइए क्यों किया जाता है, पहले मुझे बताइए। बताइए। नंबर 1 थिंग, नॉट ऑब्जर्व द पिक्चर। सबसे पहली चीज, ऑब्जर्व नहीं कर पाए उस 30 सेकंड के अंदर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एसएसबी। एक इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, इस तरीके का प्रेशर जो है वो कैंडिडेट ले लेता है कि जब ट्रेन से एसएसबी सेंटर पहुंचता है तब तक वो प्रेशर चला जाता है यहां। दूसरों को देखता है कि अच्छा ही इज वेल ग्रूम्ड, ही इज फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल, ही हैज क्लियर्ड दैट एग्जाम दैट टाइम। प्रेशर और बढ़ जाता है। समझ में आ रहे हो? शुरुआत में इस लेक्चर में मैंने तुमको कुछ टाइप्स बताए थे कि दीस आर द डी ट्रैक्स, टाइप बी ट्रैक्स। कौन से ट्रैक्स थे? ग्लूमीनेस, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही लोग जो हैं वही तो बाहर होते हैं। मकसद ये है कि ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए। दैट्स व्हाई शायद मैं कड़वा बोलता हूं कि ये है तो बाहर हो जाओगे, पर मैं सच बोलता हूं। इस बात को समझो। अगर वो चीजें तुमने अपनी लाइफ से हटा दी, आपको कोई स्क्रीन होने से रोक ही नहीं सकता। दैट्स इंपॉर्टेंट। समझो इस चीज को, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। समझिए, है ना? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या किया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों किया। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, ये चीजें थी, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब मेजरली अगर मैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की बात करूं तो एक साइकोलॉजिस्ट आपको 3 पैरामीटर्स के ऊपर आता है। उन तीनों पैरामीटर्स की बात करेंगे। उससे पहले ये पॉइंट देखिए, आपके पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्कशन टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि हमने डिस्कस किया। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ परसेप्शन की। जब आप अपनी स्टोरी लिखते हैं तो आपकी स्टोरी में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या मेजर चीज होनी चाहिए? आपके सामने पिक्चर आता है फॉर द 30 सेकंड्स कैन कंप्लीट विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। बिलीव मी, आप बोलेंगे सर 30 सेकंड, एक पल जब 30 सेकंड खत्म हो गए। यस, इफ यू आर इन प्रेशर, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो। इफ यू आर इन प्रेशर, दैट 30 सेकंड विल कंप्लीट विद इन ब्लिंक ऑफ आई। बिलीव मी, आप सोचते रह जाओगे कि पिक्चर में था क्या। दैट्स व्हाई दैट नर्वसनेस विल हैम्पर यू। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जब भी आप किसी पिक्चर को देखते हैं तो साइकोलॉजिस्ट मेजरली आपको 3 चीजों के ऊपर मेजर करता है। सबसे नंबर 1, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन दैट पिक्चर। पिक्चर को देखने के बाद आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप पिक्चर देखते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं। एक पिक्चर था, उसमें आपको जीप दिख रही थी। अरे आपने जीप को अगर आप बस की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप तत्काल बाहर हैं। बिलीव मी, आप अगर एक जीप को बस की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप तत्काल बाहर हो जाएंगे। योर परसेप्शन शुडंट बी रॉन्ग। लिख के रख लो इस चीज को। आपका ऑब्जर्वेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका परसेप्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। स्टोरी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, चल जाएगा, चलेगा कि साहब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी स्टोरी के अंदर में नहीं डिप्लीट कर पाया, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। बट अगर आपका परसेप्शन ही रॉन्ग हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन ही रॉन्ग हो गया, आप उसी समय बाहर हो जाते हो। ये बात याद रखो। और इस मिस्टेक को कई सारे कैंडिडेट करते हैं बिकॉज़ देयर परसेप्शन इज रॉन्ग। और वो क्यों करते हैं? बिकॉज़ ऑफ दैट प्रेशर। क्लियर है? आई बात समझ में आ रहा है क्या गलती नहीं करनी है? नंबर 1 थिंग, इफ इट्स अ टीएटी, इट्स अ एसआरटी, सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व फॉर दैट 30 सेकंड, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड ऑब्जर्व दैट पिक्चर। वहां पे क्या लिखा है, पिक्चर के अंदर शो क्या किया जा रहा है, व्हाई दिस पिक्चर इज हैजी। यू नो, पिक्चर हैजी क्यों दिखाई जाती है आपको? हैजी इसलिए दिखाई जाती है ताकि समझ में आ जाए कौन प्रेशर के अंदर है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। वो नेगेटिव ट्रैक्स, वो नेगेटिव लक्षण समझ में आ जाए। ठीक है, सो नंबर 1 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्व द पिक्चर। या भी से करना शुरू करो। ऑब्जर्व द थिंग, ऑब्जर्वेशन इज वेरी बेस्ट क्वालिटी। पूरे एसएसबी के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन काम आने वाला है, कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को ऑब्जर्व करो, डोंट बाईपास द थिंग्स। एक चीज जीवन में हमेशा याद रखना, जीवन में जितनी भी चीजें हुई हैं, एवरीथिंग हैज अ रीजन। कोई मुझसे अचानक आके बात कर रहा है, उसका भी रीजन है। आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्जर्व द थिंग, चीजों को ऑब्जर्व करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो। जो चीजें डेली लाइफ में आपके साथ हुई उनको ऑब्जर्व करो। आप कहते हैं ना लोग अरे बिहेवियर चेंज हो गया बिकॉज़ यू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन इज अ पावर, बिलीव मी। ऑब्जर्व करना सीखो लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट ये देखता है कि आपका इमेजिनेशन क्या था। ऑब्वियसली चीजें जो एक स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर आपको एक सिचुएशन दिखाई जा रही है। अब आप उस सिचुएशन को लेकर क्या चीज इमेजिन करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि जब उस व्यक्ति को ग्लास दिखाया गया था व्हिच वाज हाफ एम्प्टी, व्हाट ही इमेजिन दैट द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। एक ने इमेजिन करा कि ग्लास इज हाफ फुल। दूसरी चीज देखी जाती है आपकी इमेजिनेशन पावर, कि आपका इमेजिनेशन पावर कितना है। और व्यक्ति का इमेजिनेशन पावर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसके एक्सपोजर से। आपको लाइफ में कितना एक्सपोजर मिला है, जितना आपका एक्सपोजर है वही आपका इमेजिनेशन पावर होगा। अब मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछता हूं, आप सोच कर देखिएगा, एक 10वीं के बच्चे का इमेजिनेशन पावर जो कि विलेज के अंदर रहा है, जिसने अपने आप को आगे बढ़ाने की सोची नहीं, जिसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, और एक उसी 10वीं की कक्षा के बच्चे का पावर जो कि विलेज के अंदर था बट हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचता है, नए आइडियाज को जनरेट करता है, न्यूज़पेपर रीडिंग करता है। दोनों में से किसका इमेजिनेशन पावर ज्यादा होगा? बताइए, हुज इमेजिनेशन पावर इज मोर? बताइए। हाँ बिल्कुल सर, मिनिमम 100 वर्ड्स की स्टोरी। बेटा ये सब बात की चीजें 100 की जगह 80 वर्ड्स की स्टोरी लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि वी आर वरीड अबाउट द पिटी इश्यूज। किस 80 वर्ड्स की लिख दूं या 6 लाइन लिख दूं या 8 लाइन लिख दूं, अरे बात की बात है, फर्क नहीं पड़ता इससे। बिलीव मी, फर्क तो दूसरी चीज से पड़ रहा है साहब। समझो इस चीज को। और जिससे पड़ रहा है वो मैं बता रहा हूं, जिससे नहीं पड़ता वो मैं बता ही दूंगा। बी दैट्स व्हाई योर इमेजिनेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्सपोजर। समस्या क्या है कि हमारा जो एक्सपोजर है, जब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं आईने के साथ, हमारा एक्सपोजर शायद वो टिकटॉक की वीडियो की तरफ चला जाता है। हमारा जो एक्सपोजर है वो शायद इंस्टाग्राम की वीडियोस की तरफ चला जाता है और हम न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। दैट्स व्हाई ये चीज याद रखो, यू विल बिकम व्हाट यू विल सी एंड व्हाट यू विल लर्न एंड व्हाट यू विल रीड। आप वही बन जाते हो जो आप देखते हो, जो आप पढ़ते हो और जो आप समझते हो। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। आपका इमेजिनेशन पावर उससे बढ़ता है कि रील से। दैट एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट।
तो यहां से साइकोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है कि आपका एक्सपोजर कितना है। एक लाइन मैंने यहां पर लिखी है, शायद वो लाइन आपको अभी समझ में आ जाए। जी, यस, पुअर थॉट प्रोसेस इंडिकेट्स लेस मेंटल डेवलपमेंट। पुअर थॉट प्रोसेस, साहब सोच ही नहीं पा रहे हैं पिक्चर को देख के, 30 सेकंड में ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया मैं कि उसमें क्या था। आई कैन नॉट ऑब्जर्व, व्हाई आई कैन नॉट ऑब्जर्व, बिकॉज मेरे माइंड के अंदर मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड था, उस अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमेशा वो दूसरी बकवास चीजें चल रही थी। हाउ कैन आई बिकम द ऑफिसर, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो पुअर थॉट प्रोसेस है, इट विल डायरेक्टली लीड यू टू द लेस मेंटल डेवलपमेंट। आपका इमेजिनेशन अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, आपने पिक्चर को देख के अगर ढंग से इमेजिनेशन करके आप स्टोरी नहीं लिख पाए, आप कुछ भी नहीं कर पाए, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा आपका मेंटल डेवलपमेंट अभी इतना हुआ नहीं है। यू आर नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योर इमेजिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी जो इमेजिनेशन है वो डायरेक्टली आपके एक्सपोजर, आपकी इंटेलिजेंसी से कनेक्टेड होती है। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी बताइए, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? देखिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें ध्यान रखो कि सब हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिलीव मी, एस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अननेसेसरली वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, दैट्स नए आइडियाज। बिल्कुल सही बात है। बच्चा बोला सर एडिटोरियल पढ़ोगे, यू शुड रीड द एडिटोरियल्स। अरे दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानो। जब आप जानोगे, समझोगे, तभी तो आपके नए नए आइडिया जनरेट होंगे, इमेजिनेटिव आइडिया जनरेट होंगे। अगर दिन भर में सिर्फ रील्स देखता रहूंगा, दिन भर में सिर्फ बकवास चीजें देखता रहूंगा, तो मेरे दिमाग में आइडिया जनरेट नहीं होगा। समझो इस चीज को, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इन साइकोलॉजी देयर इज अ टर्म वी कॉल इट द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। और जो आपका इमेजिनेशन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से होना चाहिए। कैन एनीवन टेल मी हु इज नो एनीथिंग अबाउट द साइकोलॉजी दैट व्हाट इज योर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस? हाँ जी, बता सकते हैं? समझिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए कई सारी चीजें ना वो नहीं मिलेगी आपको, शायद किसी किताब में ना मिले, बट बहुत सारी चीजें एक लंबे प्रोसेस के बाद समझ में आती हैं, लंबी स्टडी करने के बाद समझ में आती है, एक बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है, और वही मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ जी, चलिए, व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस? कैन एनीवन टेल मी? बिल्कुल बिल्कुल, फोटो बहुत सारे होंगे, अभी बहुत सारे सिचुएशंस में आपको देने वाला हूं। आगे देखिए, इसलिए मैं टाइम लगेगा, मुझे डिटेल नहीं पढ़ना है हमको, सो डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो इमेजिनेशन है वो इंटेलिजेंसी के हिसाब से लॉजिकल होना चाहिए। इमेजिनेशन तो समझ में आ गया, बट आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ एज अ सुपरमैन। इमेजिनेशन शुड बी लॉजिकल ना। लॉजिक होना चाहिए कि नहीं इमेजिनेशन के अंदर? एक नॉर्मल आदमी जब लॉजिक के साथ इमेजिनेशन को करता है और ये कनेक्शन अगर फिट हो जाता है और साइकोलॉजिस्ट को दिख जाता है कि जो इमेजिन कर रहा है उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, साहब, एक लॉजिक है इसके अंदर, वही लॉजिक के साथ इस इमेजिनेशन का कनेक्शन अगर हो रहा है, तो आपके पिक्चर परसेप्शन टेस्ट को कोई नहीं रोक सकता। शुड बी लॉजिकल, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहां बच्चा गलती करता है, बच्चे को लगता है कि आई एम द सुपर हीरो। वो जो भी हीरो मानता है पिक्चर परसेप्शन के अंदर, उसको एक्सीडेंट को करवा रहा है, अकेला जान बचा रहा है लोगों की, जलती बिल्डिंग को जो है वो तोड़कर। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आपका जो इमेजिनेशन है, दैट इमेजिनेशन शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल कैसे? जो पिक्चर दिखा रहा है उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए कि साहब ये पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर के साथ हमने पिक्चर को देखी, कोई चीज इमेजिन करी, और वो इमेजिनेशन भी हमारा क्या था? लॉजिकल था। अब ये कनेक्शन अगर मिल जाता है तो साइकोलॉजिस्ट आपके परसेप्शन को तो रॉन्ग करार दे देगा, सॉरी राइट करार दे देगा कि हां साहब ये चीज बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाई ये चीज देखो, वापस बताता हूं, जो बताया उसको समझ जाओगे तो कभी भी जितने एसएस भी दोगे, कभी भी स्क्रीन आउट तो नहीं होगे। कम से कम आगे का मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज़ आगे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। राइट परसेप्शन कम्स फ्रॉम द राइट ऑब्जर्वेशन। ध्यान से बोल रहा हूं फिर से, राइट परसेप्शन कम्स फ्रॉम द राइट ऑब्जर्वेशन एंड राइट इमेजिनेशन आल्सो कम्स फ्रॉम द राइट ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद इस इमेजिनेशन को आपको अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर ली, बिलीव मी, राइट, आपका जो पिक्चर परसेप्शन का टेस्ट है, जो परसीव करने की क्षमता है आपकी, वो काफी बढ़ जाएगी। एक चीज आपको याद रखनी होती है कि आपकी जो स्टोरी है वो आपको 60 सेकंड्स के अंदर नरेट भी करनी है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बच्चा फील करता है। इसके लिए भी आगे हम बात करेंगे, बट ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन का पावर बड़ा मजबूत होना चाहिए। योर इमेजिनेशन शुड बी स्ट्रांग, बट दैट इमेजिनेशन शुड बी लॉजिकल। हम यहाँ पर बात किसी करें इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस की। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े, बता दीजिए। हाँ जी, प्लीज लेट मी नो, आगे बढ़े। बिल्कुल बात करते हैं, डोंट वरी बेटा, बता दें। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए बेटा, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जो भी बात मैं लिख रहा हूं, जो भी बात मैं स्टोरी के बारे में जो भी लिख रहा हूं, उस स्टोरी के साथ उस बात का कनेक्शन होना चाहिए और उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आगे कई सारे पिक्चर्स के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, इस चारों चीजों के बाद आप याद रखिए, ये वही चीजें हैं और ये मेजरली आपके 3 पिलर्स हैं। इन 3 पिलर्स को हमेशा याद रखिएगा। टीएटी के लिए भी याद रखिए एंड पीपीएन डीटी के लिए भी याद रखिए। हालांकि टीएटी के लिए कुछ चीजें अलग होगी, बिकॉज़ टीएटी इज द टेस्ट ऑफ परसेप्शन, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, काफी लंबा उसका लेक्चर होने वाला है। देखिए 3 पिलर्स है। फर्स्ट पिलर इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव इमेजिनेशन। वही मैं बात कर रहा था कि इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंसी का कनेक्शन होना चाहिए कि आपने जो इमेजिन किया है सब, और आपकी जो इंटेलिजेंसी है थोड़ी सी लॉजिकल होना चाहिए। तीसरा आपका जो है वो लॉजिकल इंटेलिजेंसी की यहाँ पर बात की जा सकती है ना, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। मार्कोस कैसे बनेंगे? दीपांशु पूछ रहे हैं मार्कोस कैसे बनेंगे? मार्कोस बनने के लिए पहले एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा, ये जरूरी है। चलिए अब एक एक पिलर के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जिसको लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है, लंबे समय से बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं, लंबे समय से जो कैंडिडेट है जो एसएसबी के अंदर स्क्रीन आउट होते हैं वो भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस छोटे से पॉइंट को समझ नहीं पाते। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़े, बता दीजिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म।
हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, पिक्चर के बारे में, पिक्चर की स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था, हर चीज में जब भी हम किसी पिक्चर की बात करते हैं, हर पिक्चर के अंदर आपको एक थीम दिखाई देती है। जब भी आप किसी पिक्चर को परसीव करते हैं, आपको एक थीम नोटिस करनी होती है। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि हर पिक्चर किसी ना किसी थीम के आसपास घूमती है और बच्चा कहीं ना कहीं उसी थीम को मिस कर देता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जब आप इस पिक्चर को देखते हैं, इस पिक्चर को देखने के बाद एक थीम आपके दिमाग में जो आती है, वो थीम क्या है बताइए? बिकॉज ईच पिक्चर हैज अ की पॉइंट और क्लू। हर पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं, हर पिक्चर के अंदर, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के हर पिक्चर के अंदर आपको की पॉइंट मिलता है। बताइए, अब इस पिक्चर के अंदर आप क्या की पॉइंट निकाल सकते हैं? और यही देखा जाता है सबसे पहले कि 30 सेकंड के अंदर जो कैंडिडेट था, उसका ऑब्जर्वेशन पावर इतना था कि नहीं था कि 30 सेकंड के अंदर उसने इस की पॉइंट को या उसने इस थीम को ऑब्जर्व कर लिया। और थीम ही आपका एक्शन का। यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक बच्चा जो है वो शायद गरीबों को खाना खिला रहा है। अब गरीबों को खाना खिला रहा है क्यों बोला मैंने? बिकॉज ये दिख रहा है कि ये जो एनवायरमेंट है बाहर का है। तो यहां पर इस पिक्चर की जो थीम है, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं, तो सोशल हेल्प हो सकती है, एनी सोशल कॉस्ट हो सकती है, एनी सोशल वर्क हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? इस पिक्चर की अगर मैं थीम बोलूं तो क्या वो कोई सोशल कॉज हो सकती है? बिकॉज एक साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले यही देखेगा कि आपने पिक्चर की थीम को पहचाना है कि नहीं। देखिए, उनको समझ में आता है कि 30 सेकंड के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक चीज जो मेन थीम है उसको परसीव आपने करा है कि नहीं करा है, दैट थिंग। तो ईच पिक्चर इन द पिक्चर परसेप्शन टेस्ट हैज अ थीम, हैज अ क्लू व्हिच यू नीड टू नो। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब इस पिक्चर की हम बात करते हैं, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या क्लू दिखाई देता है? इस पिक्चर के अंदर भी एक थीम है, कोई बता सकता है? बताइए, व्हाट इज द थीम ऑफ दैट पिक्चर? व्हाट इज द थीम ऑफ दैट पिक्चर? अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि ही इज चेंजिंग हिज क्लॉथ, सो आई एम नॉट एग्री विद यू, बिकॉज आपका जो इमेजिनेशन का लेवल है फिर वो सही नहीं जा रहा है पिक्चर के साथ। What is the theme of that picture? Self-talk. That means, can I say, introspection. क्या हम यहां पर ये कह सकते हैं? He is introspective. हाँ जी, introspection. रेडी नहीं हो सकता अगर आपका इमेजिनेशन सिर्फ ये कि he is getting ready. No. Self-talk, introspection. आप सब कीजिए, आदमी कांच के सामने कब खड़ा होगा? जब अपने आप को सेल्फ मॉडिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर है। That thing is important because यहां पर आपका जो इमेजिनेशन का पावर है वो मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? बताइए, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, आपको मेजर प्लॉट, मेजर थीम पता होना चाहिए। इस पिक्चर का जो थीम है, यहां पर मैं बोल सकता हूं देयर इज अ सेंस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का सेंस यहां पर है बिकॉज़ एक गन मुझे यहां पर दिख रही है। दैट मींस जो भी स्टोरी मेरी होगी, दैट स्टोरी शुड बी अराउंड दैट सेंस ऑफ इमरजेंसी। मेरी पूरी स्टोरी के अंदर मेरा वो एक्शन एक सेंस ऑफ इमरजेंसी के अंदर दिखना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आप अभी से अगर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए। इस बात को देखिए, जो भी पिक्चर आप देखते हैं, आपको हर पिक्चर के अंदर छोटा सा क्लू मिलता है, हर पिक्चर के अंदर आपको पीछे बिहाइंड छोटी सी थीम मिलती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्लियर होगा। और ये पता कब लगता है? व्हेन यू हैव द गुड ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा, व्हेन यू हैव द गुड ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ग्रेट। ऑब्जर्व कीजिए, हाईजैकिंग का प्लेन है, ट्रेन है, जो भी है, इट्स टोटली अप टू यू। नंबर वन चीज एक्सप्लेन करेंगे, कुछ स्टोरीज आगे बताऊंगा मैं कि किस तरीके की स्टोरी होनी चाहिए, किस स्टोरी को सही माना जाएगा। डोंट वरी, करेंगे स्टोरीज को, बट पहले गलतियां क्या करते हैं, करना कैसे वो समझो। अरे क्या गन को असेंबल करना सीखेंगे फिर गन चलाएंगे? ऐसा नहीं कि पहले गन चलाना सिखा दो फिर निकाल कर उसको ऐसे असेंबल करना, वो मजा नहीं आएगा। याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर क्या करते हैं बच्चा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक्स्ट्रा या ओवर ऑब्जर्वेशन। इस वर्ड के बारे में किसी ने सुना है? ओवर ऑब्जर्वेशन के बारे में? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ओवर ऑब्जर्वेशन। सो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देयर इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद ये लगता है कि मैं हर चीज में एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कोई काली सी चीज दिख रही है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये कोई आदमी खड़ा है या ये परछाई है, और अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि अच्छा वो छोटी सी परछाई दिख रही है, ये भी आदमी हो सकता है। अच्छा छोटी सी चीज दिख रही है, ये भी हो सकता है। डोंट बी ओवर ऑब्जर्व। आपका ओवर ऑब्जर्वेशन आपकी ये सेल्फनेस को दिखाता है, आपकी सेल्फ सेंटरनेस को दिखाता है, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे आपके इस चीज के अंदर। बिकॉज अगर आपकी स्टोरी के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर आपका परसेप्शन सही नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप अपनी स्टोरी को सही प्रूफ कर ही नहीं सकते। बिलीव मी, वहां पे घबरा जाओगे। याद रखना, कनेक्शन है तीनों चीजों का। दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट ओवरथिंक। बॉस मैं देख रहा हूं सर परछाई हो रही है, अरे डोंट ओवरथिंक। ओवरथिंक नहीं करना। व्हाट दे वांट एसएसबी, एसएसबी वांट सिंपल पर्सन के साथ ये है, ये दिख रहा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया। डोंट गो फॉर द ये चीज नहीं करना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस का कनेक्शन होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या थीम दिख रही है? कोई बता सकता है? इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या थीम नजर आ रही है? बिकॉज यहां पर हम हमारे दूसरे पिलर की बात करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव इमेजिनेशन। इंटेलेक्चुअल मतलब लॉजिकल इमेजिनेशन की हम बात करने की। आपने पिक्चर को देखा, आपने पिक्चर को देखने के बाद परसीव किया, बट दैट परसेप्शन शुड बी लॉजिकल। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये कहां का सीन चल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ सीन इट इज? ग्रेट। हाँ जी, कोई बच्चा बोल रहा है सर इट कैन बी अ कोर्ट रूम, इट कैन बी अ क्लब, इट कैन बी अ होटल। अब आप मुझे बताइए कि अगर जस्ट बिकॉज ऑफ हीज हैट, अगर कोई बच्चा अपनी थीम के अंदर, कोई भी कैंडिडेट अपनी थीम के अंदर ये बताता है और उसकी स्टोरी इस राउंड घूमती है कि दिस पिक्चर इज शोइंग अ पुलिस स्टेशन, इज इट अ पुलिस स्टेशन? कहां से पुलिस स्टेशन लगा? जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज वेयरिंग हैट, हिज ऑब्जर्वेशन इज गुड। उसने देखा है कि पर्सन ने हैट पहनी है और वो शायद इमेजिन कर रहा है, देखिए साइड में कुछ स्ट्राइप्स भी दिख रही हैं,
He's imagining that he's a policeman. But can I say that it's a police station? Logic missing है साहब. There is no logic. Where is the logic? यहां से समझ में आता है कि जो बच्चा स्टोरी लिख रहा है, it's the pre-conceived story. पहले कहीं पढ़ी थी, एक देख लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग उसने बोल दिया. That is important. So ये चीजें आपको ध्यान रखना है. इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस का कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है. जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, अब इस पिक्चर के अंदर आपको देखकर क्या लग रहा है? इस पिक्चर के ऊपर देखकर आपको क्या लगता है? बताइए. पिक्चर दिख रहा है, कुछ बच्चे दिख रहे हैं, यहां पर एक आपको चीज दिख रही है. इस पिक्चर को देखने के बाद एक परसीव में क्या करूंगा और एक इंटेलिजेंट लेवल के ऊपर इस पिक्चर को मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, किस चीज से कनेक्ट कर सकता हूं सीन को? कैन एनीवन टेल मी? रिजल्ट. ऑब्वियसली यहां पर रिजल्ट देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है. रिजल्ट देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है. यस. हाँ, ग्रेट. अच्छा, जो बच्चे यहां पर बोल रहे हैं, दिस इज वेरी स्मॉल थिंग. सी दैट इज वेरी स्मॉल थिंग. एक बच्चा यहां पर बोल रहा है कि सर कैन आई मेक द स्टोरी दैट द एनडीए रिजल्ट इज शोइंग. आप मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा ये स्टोरी बनाता है दैट एनडीए रिजल्ट इज शोइंग, तो क्या स्टोरी सही होगी? एनडीए का रिजल्ट कभी भी नोटिस बोर्ड पे लगता है क्या स्कूल के? या एनडीए का रिजल्ट कभी भी नोटिस बोर्ड पे लगता है? एनडीए का रिजल्ट लगता है. दैट मींस यू आर नॉट यूजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. समझो, ये छोटी तुमने ऑब्जर्व क्या किया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे कि नहीं. अब देखिए, चलिए इसके पीछे एक स्टोरी बना सकते हैं इस पिक्चर के पीछे. बट यहां पर गलती क्या करते हैं? यहां पर अगर ये लिख दिया जाए कि दिस इज अ सीन ऑफ अ फैक्ट्री, कि ये एक फैक्ट्री का सीन है और उस फैक्ट्री के सीन के पीछे एक पूरी स्टोरी यहां पर बता दी जाए कि फैक्ट्री के सीन में अवर कैरेक्टर इज व्हाटएवर द कैरेक्टर नेम इज, ही इज 24 इयर्स ओल्ड, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लुकिंग फॉर सैलरी और व्हाटएवर. इज इट? नो, नो. यहां पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि दिस स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट. बताया था ना, हर पिक्चर के अंदर एक थीम आपको दिख जाती है. इस पिक्चर के अंदर भी एक थीम आपको दिख सकती है. दैट रिजल्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. इस पिक्चर के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं. Suresh is 19 years old student who is pursuing first year from dash and dash college. Due to his financial condition, he is not able to continue his study. But still, he teaches some students of class 10th, earned money, paid his fees. He worked hard and finally he got in merit list. Simple story, सादी story. It's very simple story, sweet story. Assessor will also say कि हाँ ठीक है, this story is okay. I'm not saying it's the perfect story. It's okay story because no one is looking for the perfect story. You can justify the story. यहाँ पर आपने आपके character की OLQs भी दिखा दी. क्या दिखा दी कि साहब he was the hard working person. Despite of his all difficulties, despite of his financial condition, he worked hard. He got married. तो ये चीजें छोटी सी story बना दी हमने. तो ये चीजें जो है that is important. हाँ बिल्कुल, हीरो का आप नाम दे सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट. क्लियर है? तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है. समझिए इस चीज को. छोटी सी स्टोरी बन गई यहाँ पर. अब इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें जोड़ी नहीं, बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं. हीरो का जो स्ट्रगल उसको बढ़ा सकते हैं. बट याद रखना है कि आप 60 सेकंड के अंदर उसको डिप्लीट कर. दैट्स इंपॉर्टेंट. डोंट, अगेन बात करेंगे इस बारे में. डोंट गो फॉर द परफेक्ट वन. परफेक्शन के चक्कर में आप हेजिटेट हो जाओगे कि नेचुरल बाहर नहीं आती. क्लियर? ये पॉइंट याद रखिए. छोटे सा पॉइंट है. मेक द स्टोरी शुड बी रियल. कि हाँ ये बच्चा जो है वो कर सकता है. हाँ, आप इसके स्ट्रगल को बढ़ा सकते हो. अब डोंट डू दैट. कई बच्चे इसमें क्या करते हैं? हिज फादर वाज डाइड इन एन एक्सीडेंट. अरे डोंट गो फॉर एक्सट्रीम. क्यों उसके पिताजी को मारना? एक्सट्रीम नहीं जाना, वो प्री कंसीव लगती है. फाइनेंशियल कंडीशन से खराब हो सकती है साहब. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है. जस्ट बिकॉज़ आपको फाइनेंशियल कंडीशन को खराब करना है, फादर को डाई कर देते हो. दैट इज रॉन्ग. डोंट गो फॉर दैट. वो एक्सट्रीम इमेजिनेशन हो जाता है, व्हिच इज नॉट गुड. इट इज सिंपल. टेक अ सिंपल स्टोरी, टेक अ प्रॉपर स्टोरी, टेक अ पॉजिटिव स्टोरी. व्हाटएवर योर हीरोज कंडीशन इज, उस कंडीशन से वो बच्चा बाहर निकल के आएगा. उसके अंदर उसके OLQs बताओ. OLQs बताओ, बट OLQs को बोल के मत बताओ. क्या? जैसे ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही इज वेरी ऑनेस्ट. नहीं बोल सकते, बोलेंगे ही इज वेरी सोशल एडेप्टेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा थी. ही हैज वेरी गुड ऑब्जर्वेशंस. डोंट से दैट. आपके जो हीरो की स्टोरी है उसके अंदर आप अपने जो हीरो के OLQs बताते हैं, वो OLQs शो होने चाहिए उसके एक्शन के थ्रू. बोला ना, डिस्पाइट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, आप उसने पढ़ाई करी, बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशंस ली और आगे बढ़ गया. दैट मींस क्या है? परसेवरेंस उसके अंदर है. ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट. डेडिकेशन है उसके अंदर. He wants to do something, he's not going to give up. ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है. तो ये चीजें आपको समझना, छोटी छोटी सी स्टोरीज है. नेक्स्ट आगे हम बात करें. अब यहां पर कई बच्चे रॉन्ग परसेप्शन करते हैं बिना लॉजिकल इंटेलिजेंसी का यूज किए. अब इस पिक्चर को आप देखिए. व्हाट यू हैव परसीव्ड इन दिस पिक्चर. बताइए. व्हाट यू हैव परसीव्ड इन दिस पिक्चर. बेटा ब्रेक्स में मैं नहीं दे सकता. मतलब आप अगर 4 घंटे एक क्लास नहीं ले सकते हो तो आप कैसे कोर्सेज ज्वाइन करोगे? मतलब मुझे देखो, मैं सच्चाई बता रहा हूं. स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, बिलीव मी, वेरी वेरी हार्ड. आपको उस तरीके का बनना पड़ेगा. समझो. इफ आई एम रेडी टू टीच यू 10 hours, then why you are not ready to study for 10 hours? I don't understand. बिल्कुल सही बात है. अब ये जो थीम है यहां पर मुझे दिख रहा है कि साहब कहीं ना कहीं आई कैन मेक अ स्टोरी अराउंड चाइल्ड लेबर. बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे चाइल्ड लेबर वाली सिचुएशन यहां पर दिख रही है. आई कैन मेक अराउंड स्टोरी अराउंड द चाइल्ड लेबर. अब क्या होता है, कुछ लोग जो है लॉजिकल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते. एग्जांपल की बात करें, एक स्टोरी बना दी जाती है कि उस स्टोरी के अंदर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द होल स्टोरी, बट उस स्टोरी के अंदर इफ आई एम टेलिंग यू दैट बॉय इज हिट बाय अ कार, और वो जो कार है, द कार वाज ड्रिवन बाय आवर मेन हीरो राजेश. देन राजेश टेक दिस बॉय टू द हॉस्पिटल, टेक केयर ऑफ हिम, इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, गिव हिम सम फ्रूट्स. After when the boy recovered, Rajesh arranged the boy's study, he paid his fees and the boy became IAS officer. That thing is totally different because आप imaginative अपना character को लेकर आ गए कहीं से. दूसरी चीज unnecessary आपने बच्चे का क्या करवा दिया, एक्सीडेंट करवा दिया. So when I am telling you that story, ये थोड़ी सी preconceived story लग रही है और ये story काफी बनती है. आपको लग रहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, try to write one story and you will understand. So that thing is important कि logic और intelligence का जो मेल मिलाप है ना, वो करवाना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है. So that is important. क्लियर? आईएएस बन गया बच्चा, ये कर लिया. दैट्स नॉट पॉसिबल. आपने अपने आप को क्या महान दिखा दिया कि आई एम वेरी गुड पर्सन, आई हैव टू डू दैट थिंग फॉर दैट बॉय. मैंने ये करा वो करा. नॉट नेसेसरी. इट्स नॉट नेसेसरी साहब. इट्स नॉट नेसेसरी. ऐसी स्टोरीज आती हैं. लॉजिक देयर शुड बी देयर. तो ये समझिए आप. क्लियर है? आई वांट कि आप ट्राई कीजिए इन सारी पिक्चर्स पे स्टोरी लिखने का. डोंट वरी. जितनी भी पिक्चर्स दिखाई सब पे हम बात करेंगे कि व्हाट कैन बी द गुड स्टोरी. सी, अगर आपसे कोई ये बोलता है कहीं पर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि दिस इज द परफेक्ट स्टोरी, देयर इज नो परफेक्ट स्टोरी. परफेक्ट जैसी कोई चीज होती नहीं. इन साइकोलॉजी देयर इज नो सच थिंग लाइक परफेक्शन. देयर आर सम एक्सेप्टेबल स्टोरीज, देयर आर सम अनएक्सेप्टेबल स्टोरीज. दैट्स इट. दैट इज नॉट देयर इज नो परफेक्ट स्टोरी. क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा. ग्रेट. बिल्कुल सही बात. चाइल्ड लेबर आप बोल सकते हो,
चाइल्ड लेबर के अलावा भी अगर आप किसी थीम पर जाओ तो वो भी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज पीछे आप क्या देख रहे हो, आपने क्या ऑब्जर्व करा है, कई सारी चीजें मैटर करने वाली है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। जब भी आप पिक्चर परसेप्शन की बात करें, आई हैव टोल्ड यू योर परसेप्शन शुड बी एक्यूरेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और साइकोलॉजिस्ट सबसे पहली बात यही देखेगा कि आपने जो चीज परसीव की है वो क्या किया है और आपने सही किया है कि नहीं किया है। दैट परसेप्शन शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब आप समझ रहे हैं, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व करने के बाद आपकी जो स्टोरी किसके अराउंड घूम रही है, दैट परसेप्शन शुड बी एक्यूरेट। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लॉजिकल कनेक्शन। जो कनेक्शन आप बना रहे हैं, जैसे कि हमने इनलॉजिकल कनेक्शन देखा कि बच्चे और हीरो के बीच में अननेसेसरी दैट एक्सीडेंट अक्योर्स, इट्स नॉट लॉजिकल। आपका जो कनेक्शन है, देखिए आपकी जो स्टोरी है ना वो कनेक्ट करनी चाहिए। आपने एक पिक्चर लिया है, अब इस पिक्चर के अंदर आपको कोई सीन दिखाया जाता है, आपने जो चीज परसीव करी उस परसेप्शन के द्वारा आप कई सारे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, फिर आगे फ्यूचर में क्या हुआ, और आप एंडिंग कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। ये जो कड़ियां आप जोड़ते हैं, जो कनेक्शन होता है, याद रखिए दैट कनेक्शन शुड बी लॉजिकल, दैट कनेक्शन शुडंट बी द हीरोइक, दैट कनेक्शन शुड बी लॉजिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल इंटेलिजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये बात याद रखना है आपको कि जो भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, उस पिक्चर को आप जो भी स्टोरी बनाते हैं, आपकी स्टोरी के साथ आप जब तीन अलग अलग सीन्स को क्रिएट करते हैं, उन तीनों सीन्स का जो कनेक्शन है वो लॉजिकल होना चाहिए। That connection should be logical. अब इस एग्जांपल की मैं बात करता हूं, that story we have taken, जहां पर हम रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, and our hero was, let's say our hero was Rajiv. Rajiv is 21 years old boy. Due to his financial condition, he was not able to study because of his financial condition. But still, he has urge to study. So Rajiv taught 5 students in his village. He took some money from them, and from that money, he took admission in a school, or sorry, in a college. In this college, he also worked as a professor. अब यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि उस कॉलेज के अंदर राजीव ने एज अ प्रोफेसर वर्क किया, सब बढ़िया चल रहा था। और जैसे ही मैंने बोला कि राजीव ने उस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क किया, दैट कनेक्शन हैज बीन ब्रेक्ड, दैट कनेक्शन हैज बीन ब्रोक। लॉजिक नहीं है ना साहब। अरे बाकी सब ठीक है, जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहा है वहीं पर वो प्रोफेसर की तरह वर्क कर रहा है। इसके पहले की स्टोरी के अंदर जब हमने बोला था कि वो 5वीं 6वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहा है, इट्स एक्सेप्टेबल, बट यू कैन नॉट से कि साहब बच्चा जो है वो प्रोफेसर ही है, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज योर कनेक्शन शुड बी लॉजिकल। क्लियर है? अरे जानबूझ के स्टोरी को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आपको बताया ताकि समझ में आ जाए किस तरह की स्टोरीज होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नोटिस कर लेंगे आप, समझो इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, परफेक्ट स्टोरी। देयर इज नो परफेक्ट स्टोरी, एवरीवन हैज देयर ओन परसेप्शन। यस, देयर परसेप्शन शुड बी रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर थीम, बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट परसेप्शन, एंड डिफरेंट परसेप्शन के हिसाब से कोई भी परफेक्ट स्टोरी नहीं होती है। परफेक्ट स्टोरी बनाने के चक्कर में बच्चा कई सारी चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देता है, 10 15 चीजें कि उसने ये किया, देन ये हुआ, देन वो हुआ, देन डोंट गो फॉर दैट। वो आप जब इतना सारा लिख दोगे, इतना मैं आपको बता देता हूं, यू कैन राइट मैक्सिमम 7 to 8 और 10 लाइंस मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम यू शुड रोट 80 वर्ड्स। अगर आपको अच्छी स्टोरी बनानी है, 80 to 100 वर्ड्स के बारे में कहा जाता है, मैक्सिमम मैं आपको बोलूंगा 80 वर्ड्स लिखो। डोंट गो फॉर दैट परफेक्ट वन, डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर द गुड वन। ऐसा नहीं होने वाला कि परफेक्ट स्टोरी लिख दी तो आपका नाम कहीं पर लिखने वाला है, और ये गड़बड़ कर देता है बच्चा कहीं पर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समझ में आ गया है? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, रीजनेबल इमेजिनेशन। आपका जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, बट योर इमेजिनेशन शुड बी रीजनेबल होना चाहिए। इफ आई सी अ कैरेक्टर, he is 21 or 22 years old and he was saving a girl from a boy, imagine, so I cannot say that the character has fought with the 14 guys or 15 guys. That is not reasonable imagination. There is a fire in a building and our hero just passed by. I cannot say that our hero alone saved all the men. It's not possible. Your imagination should be reasonable. That is really important. और ये एक फैक्टर है जहां पर बच्चा काफी गड़बड़ कर देता है। इमेजिनेशन रीजनेबल होती नहीं, इमेजिनेशन जो है बड़ी अजीब सी हो जाती है। इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। समझिए इस चीज को। यू आर ओनली 18 years old. How can you fought with the 15 to 16 guys? Is it not possible? You are not well trained. It's not possible. So ये चीजें जो है that is really important. क्लियर है? समझ में आया? क्लियर हुआ है पॉइंट्स की क्या गलतियां नहीं करनी है आपको? लॉजिक शुड बी देयर. Everyone wants a logical officer. Even a psychologist also wants a logical candidate. A person who talks with the logic is the best person. Otherwise लोग तो पान की दुकान पे बैठ के कुछ भी बात कर रहे हैं। देखो ना जाके रशिया यूक्रेन हमला हो गया, वो एटम बम फोड़ देगा. They're not talking with the logic ना. Who is an officer? An officer, an intellectual person who talks with the logic. That is because illogical person देखना तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. So ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें. Avoid that is important. That is most important point. Please note down that thing. Avoid the extreme. What is extreme? Don't go here and there. Avoid extreme. See, जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें, there is a picture and you perceive that an accident occurs. आपने उसमें perceive किया कि एक एक्सीडेंट occur हुआ है. अब आपने क्या एक स्टोरी इस तरह की बना दी. इधर राजेश, who is a 21 years old guy, who is walking through the road and he saw a danger accident. 5 people died in that accident and 3 were became impotent. Oh, that is what you are saying. मतलब 5 मर गए, 3 के हाथ पैर कट गए. Extreme, you are going extreme. That is not important thing. ये चीज नहीं होना चाहिए. Don't go for extreme. Don't go for extreme. That is important thing. ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं. Terrorist attack, murder, death, suicide. Don't do that. ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि you are over imaginative or you are a big Marvel fan. You know, you think yourself as a Thanos or something like that, and you are a big Marvel fan. So you can save the world. So it's not possible. Don't go for the extreme. Aliens are attacking and I became the armed forces officer. Then I got the gallantry award fighting with the aliens or whatever it is. तो ये चीज आपको नहीं करना है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सही बात है. हाँ, तो ये बातें याद रखिए जब भी आप स्टोरी बनाएं. हम डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर इन सम स्टोरीज. विल गो टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखिए मैं आपको द स्टोरी शुड बी गुड. आई एम नॉट टेलिंग यू द स्टोरी शुड बी रीजनेबल. डोंट सेटिस्फाई विद रीजनेबल. स्टोरी शुड बी गुड. स्टोरी शुड बी लॉजिकल. स्टोरी शुड बी गुड इमेजिनेटिव. स्टोरी शुड हैव द गुड कनेक्शन विद द पिक्चर. दैट्स इट. दैट्स रिक्वायर्ड. वी डोंट वांट द परफेक्ट वन. इसको याद रखना हमेशा, बिकॉज़ परफेक्ट वन के चक्कर में हमेशा गड़बड़ होती है. नेक्स्ट, सेंटेंस फ्रेमिंग. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. अब जब स्टोरी के अंदर आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं
क्या होता है कि कई बार अननेसेसरी सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। जब भी स्टोरी बनाए, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फ्रेम द एक्शंस। आपको एक्शंस लिखने होते हैं कि उसने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। डोंट राइट द सेंटेंस। जब आप सेंटेंस लंबे लंबे लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट बिकम अ बिग प्रॉब्लम। आपकी स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है और बड़ी बोरिंग लगती है नरेट करने के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ऋषि पासवान जी आप जा सकते हैं बेटा, नो वन इज बॉदरिंग यू, कैन सूट अप टू यू। माय चॉइस बोलते हैं, दैट इज वर्ड कॉल्ड माय चॉइस, इट्स योर चॉइस। बिकॉज आई थिंक यू हैव द गुड फाइनेंशियल कंडीशन, यू थिंक आई हैव द गुड फाइनेंशियल कंडीशन, तो मैं बस इतना मेरे लिए इनफ है। देयर आर सो मेनी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर, बहुत सारे मेरे भाई और बहन यहाँ पर हैं जो गाइडेंस के लिए, जिनको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आई एम टीचिंग फॉर देम। तो शायद आज किसी विलेज के अंदर है जिनको नहीं पता उनके बारे में, एसएसडी के बारे में, जिनके लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा उस दिन जिस दिन वो रिकमेंड हो जाएंगे। आई एम टीचिंग फॉर देम, ये बात याद रखो। क्लियर है? उस बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं ना। जो बच्चा बोल दे कि सर जस्ट बिकॉज मेरे पास थोड़ी सी चीजें नहीं थी तो फिर मैं नहीं कर पाया, नहीं, आई विल गिव यू माय 100% बेटा। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, पढ़ो तुम, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। दैट्स वी आर, है ना? डोंट वरी, पढ़ो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं पढ़ना है, टोटली फाइन, सबकी रिस्पेक्ट करो। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई समस्या नहीं है। सो पढ़ना है, बेचारा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जाएगा फोर्सेस के अंदर। उसके लिए क्या जरूरी है? द टाइम कि उसको नहीं मिलेगा बाहर, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उस चीज को गैदर करना। वो नहीं दे सकता 40-50 हज़ार की फीस में जाके, नहीं, उसके लिए क्षमता नहीं है। उसको करना है अपने माता पिता के लिए कुछ, समझो उस चीज को। तो मैं उस बच्चे के लिए भी पढ़ा रहा हूं बेटा, तो उसके लिए 3 या 30 घंटे भी लगेंगे ना, तो आई डोंट केयर, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। द कॉज शुड बी स्ट्रांग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हाँ, इसके बारे में बात करें थे। सेंटेंस फ्रेमिंग, आपको बहुत लॉन्ग सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं करनी है, बहुत लंबी लंबी सेंटेंस आपको फ्रेम नहीं करना है, पॉइंट याद रखिएगा। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आपको फ्रेम नहीं करना कभी भी। एक्शंस ओरिएंटेड आपके सेंटेंस होना चाहिए कि आपका जो हीरो इसने एक्शन लिया, एक्शन लिया, फिर एक्शन लिया और एक प्रॉपर कंक्लूजन के ऊपर आ गया। ये आपकी स्टोरी होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपने अपनी एक पिक्चर को परसीव कर लिया, सारी चीजें आपने कर लिया, आपने काफी डिटेल में उसके बारे में बात कर ली, पिक्चर को परसीव आपने कर लिया है। पिक्चर को परसीव करने के बाद ये बात याद रखिएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, 7 से 10 लाइन के बीच, वैसे तो मैं कम ही लाइन बोलूंगा, 7 से 10 काफी ज्यादा है, इतनी लाइन के बीच आपकी स्टोरी होना चाहिए। और 80 वर्ड्स मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, 80 वर्ड्स की आपकी स्टोरी यहां पर होना चाहिए। दैट स्टोरी शुड बी क्लीन, क्लियर, क्रिस्प, दैट्स इट। काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया है? अब कोई भी डाउट अगर पिक्चर परसेप्शन को लेकर है, किसको लेकर? नरेशन की बात मैंने नहीं की है, अब हम डाउट पे आते हैं। किसी भी बच्चे को अगर परसेप्शन को लेकर डाउट है कि सर कितना स्टोरी लिखनी होती है, क्या करना होता है, पहले क्या ऑब्जर्व करूं, जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम डाउट के ऊपर बात करेंगे। बताइए, कोई डाउट है? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएंगे, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हिच इज आवर नरेशन। नरेशन के बाद जीडी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं करवाऊंगा, बिकॉज़ जीडी आपकी बहुत जगह पर होगा, लेक्चर 8 के बहुत सारी जगह पर आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट पीपीटी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू एंड द स्टोरी, बहुत अच्छा है। देखिए आपकी जो स्टोरी है दैट शुड बी ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग। स्टोरी पॉजिटिवली आपको एंड करनी है, याद रखिएगा। जो भी आपकी स्टोरी, आपने हो सकता है कि आपकी स्टोरी जो है वो किसी नेगेटिव सिचुएशन से शुरू हुई हो, बट आपकी स्टोरी जो है आपको पॉजिटिवली एंड करनी है, याद रखिएगा। पॉजिटिव एंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हीरो को आईएएस बना रहे हैं, आप अपने हीरो को जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिलवा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। द स्टोरी शुड बी प्रैक्टिकल, नॉर्मल होनी चाहिए, एंडिंग भी नॉर्मल ही यहां पर होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती, मैं आपको साफ साफ बता दूं, बट ये याद रखिएगा कि ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक मत कीजिएगा। आपकी जो स्टोरी में बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चल जाती है, स्टोरी फाइन, बट नॉट टू मच। राइटिंग कैसी होनी चाहिए? आपकी राइटिंग होनी चाहिए कि आपकी राइटिंग को सामने वाला पढ़ सके, एटलीस्ट आप खुद पढ़ सको अपनी राइटिंग को। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? समझ में आ गया है? और कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे मेरा प्रश्न है, जब आप किसी पिक्चर को देखते हैं सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है? ये चीज आपको आपके असेसर ने पहले ही बता दी है। कितने कैरेक्टर से ऑब्जर्व करो, उनका मूड क्या है वो ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, कैरेक्टर का मूड कैसे पता लगेगा? कैरेक्टर का मूड पता लगता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। अब मान लीजिए कोई कैरेक्टर जो है वो सर पे हाथ रख के बैठा है, उसका मूड क्या होना चाहिए? कई बच्चा मूड ऑब्जर्व करने में गड़बड़ कर देता है, वो कैरेक्टर का मूड नेगेटिव वो पॉजिटिव कर देता है। मुझे बताइए, अगर कोई कैरेक्टर जो है वो हाथ पे रख कर बैठा है, व्हाट इज हिज मूड? नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? नेगेटिव मूड, तो ये समझ में आना चाहिए। कैरेक्टर का मूड सही लिखो, कैरेक्टर का मूड आपको सही लिखना है। अब इसमें बच्चा एक और गलती करता है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर पिक्चर के अंदर एक पुरानी खराब हिस्ट्री हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक पिक्चर जो है वो एक पॉजिटिव मूड के अंदर भी हो सकती है, बात याद रखिएगा। जरूरी नहीं है हर पिक्चर जो है वो नेगेटिव ही रहे, या हर पिक्चर के अंदर में अननेसेसरी प्रॉब्लम ढूंढूं, जरूरी नहीं है। हर पिक्चर में अननेसेसरी प्रॉब्लम ढूंढना जरूरी नहीं है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अननेसेसरी प्रॉब्लम मत ढूंढो पिक्चर के अंदर। इफ पिक्चर इज सिंपल, आपकी स्टोरी भी सिंपल होनी चाहिए, बट आपकी जो स्टोरी है उसके थ्रू आपके OLQs दिखने चाहिए, आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज डिपिक्ट होनी चाहिए, दैट इज द मेन पर्पस। क्लियर है? दैट इज द मेन पर्पस। बिल्कुल सही बात, ग्रेट। देखिए, अगर आप अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाए तो फिर उपाय यहां आएगा नरेशन पे, इसलिए मैंने लिखा कि हाउ इंपॉर्टेंट द नरेशन इज। इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अब थोड़ा सा और भी कोई आपका रिलेटिव डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट एसएसडी की क्लास में हम बहुत सारी चीजें करने ही वाले हैं। चलिए, लाइक एक पिक्चर के बारे में यहां पर बात करते हैं नरेशन पे जाने से पहले। प्लीज सी दैट पिक्चर, और इस पिक्चर को देखने के बाद आप मुझे बताइए कि इस पिक्चर का थीम क्या होना चाहिए। बिकॉज मैं इस पिक्चर को मानता हूं कि इस पिक्चर के अंदर आपको फालतू में किसी प्रॉब्लम को लाने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जब वो किसी स्टोरी को लिखते हैं, परसेप्शन को लेकर, पिक्चर परसेप्शन की स्टोरी को अननेसेसरी किसी नेगेटिव सिचुएशन को लेकर आते हैं, और उस नेगेटिव सिचुएशन को फिर पॉजिटिव सिचुएशन में बदलने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कहां से वो सीख के आते हैं कि हर पिक्चर में एक नेगेटिव सिचुएशन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। बिकॉज मैं इस पिक्चर की जब बात करता हूं, इस पिक्चर के अंदर कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, स्टिल आप अपने हीरो की ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से डिप्लिक कर सकते हैं। आप बता सकते हैं इस पिक्चर के अंदर क्या थीम होना चाहिए? यस, ही कैन बी टीचर, ही कैन बी स्टूडेंट। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या थीम हो सकती है बताइए? हाँ जी, ऑब्वियसली सन एंड फादर का रिलेशन क्या बता सकते हैं कि सन इज शोइंग रिजल्ट टू हिज फादर। बहुत अच्छा टीचर और स्टूडेंट, आप एक बहुत अच्छी स्टोरीज में इमेजिन कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ डिबेट कंपटीशन ऑफ स्टेट लेवल, व्हाटएवर इट इज। इफ ही हैज उसको कुछ डाउट है, ही हैज सम डाउट, ही कंसल्ट विद हिज टीचर। अब इस स्टोरी के बीच में आप हमारे जो हीरो इसको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को इंडल्ज करने की कोशिश कीजिए। कई सारी थीम्स हो सकती है। एक थीम इसमें ये हो सकती है कि देयर इज अ फादर एंड सन, है ना, फादर एंड सन, बिल्कुल स्टोरी हो सकती है। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स, जरूरी नहीं है
कि हर स्टोरी के अंदर आपकी एक नेगेटिव इमेज हो, नेगेटिव चीजें हो, अननेसेसरी नेगेटिव चीजों को मत ऐड करिए, बस दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। आप जो भी स्टोरी बना रहे हैं, यू कैन नॉट डायरेक्टली से दैट द सन इज शोइंग रिजल्ट टू हिज फादर, बट ऑयल की यू हैव शोन, आपने किसी ऑयल की को शो करा है स्टोरी के अंदर, आप स्टोरी ये बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है कि द सन और जो फादर है ये जब रिजल्ट शो कर रहे हैं तो यहां पर जो मेन थीम है वो इस रिजल्ट के अराउंड घूमनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपकी स्टोरी में ये दिखना चाहिए कि हो सकता है कि बच्चे का जो रिजल्ट है वो किसी रीजन से बिगड़ गया हो, देन ही डिड द हार्ड वर्क, ही टुक द ट्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाटएवर, उसके बाद फाइनली रिजल्ट उसका आया, फादर को शो, बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा आपके परसेप्शन के ऊपर। ये पॉइंट एक पिक्चर दिखाया जाएगा 30 सेकंड्स के लिए, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं स्टोरी के नरेशन के ऊपर। सबसे पहले ज्यादा नहीं बचा, कुछ ही समय का बचा लेक्चर, डोंट वरी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ इंपॉर्टेंट नरेशन इज। देखिए तीन चीजें होती हैं, एक चीज होती है आपकी परसेप्शन, आपकी परसेप्शन से ये पता लग जाता है कि आपका इमेजिनेशन कितना है, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का पावर है वो कितना है, ये आपके परसेप्शन से पता लग जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस में हमेशा इसको मानता हूं, दैट इज नरेशन। नरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फेस, जितना इंपॉर्टेंट फेस आपका परसेप्शन का उतना नरेशन का होता है। नरेशन में बेसिकली ये किया जाता है कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी स्टोरी को आपको 60 सेकंड्स के अंदर, मतलब लगभग 1 मिनट के अंदर आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना होता है। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि वो 60 सेकंड्स के अंदर अपनी स्टोरी को नरेट ही नहीं कर पाते हैं। दैट्स द बिग प्रॉब्लम, बिकॉज़ किन समस्याओं की वजह से, सेंटेंस को बहुत बड़ा बना देना, स्टोरी का अनरियलिस्टिक होना। जब आप अनरियलिस्टिक स्टोरी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत लंबी चली जाती है। ये पॉइंट याद रखिए। दीपांशु की स्टोरी में हीरो बताना जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, हीरो बताना जरूरी है, प्रायोरिटी आपको हीरो को देनी पड़ेगी, सर्कल उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्लियर है? हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं नरेशन की। अब ये जो नरेशन है, आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पिक्चर का परसेप्शन बहुत अच्छा होता है, परसेप्शन उनका बहुत अच्छा होता है, स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से परसीव करते हैं, लगता है कि ये बच्चा तो रिकमेंड होने वाला है, या एटलीस्ट स्क्रीन इन तो हो जाएगा। बट समस्या जो सबसे बड़ी आती है वो आती है नरेशन के अंदर। नरेशन में जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आती है, जो फील किया गया है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू फील की गई है, वो सबसे बड़ी समस्या है हेजिटेशन। दैट हेजिटेशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी नरेशन के लिए। आपको नरेशन स्टार्ट कैसे करना होता है? फ्रेंड्स एंड जेंटलमैन, द पिक्चर हैज 3 कैरेक्टर्स और 2 कैरेक्टर्स, 2 मेल्स एंड अ फीमेल, माय स्टोरी इज अबाउट, उसके बाद अपनी स्टोरी की थीम बताते हो, आपका एक्शंस जो है वो शुरू हो जाता है कि आप अपनी स्टोरी में क्या बताना चाहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मुश्किल बात होती है नरेशन के अंदर, वो ये होती है कि बच्चा बहुत डल हो जाता है। डल इन द सेंस की अगर मैं बात करूं कि बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, प्रेशर में आ जाता है नए लोगों के सामने, या कहीं ना कहीं उसे अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी कि नहीं होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई बेट यू गाइस कि आप में से 80% बच्चे जो हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अभी, बिलीव मी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को परसेप्शन वाला जो फेस है वो काफी आसान लगा, इट्स रियली इजी, बट यहां पर जो है जो नरेशन वाला फेस है, याद रखिएगा नरेशन के अंदर 80% बच्चा जो है वो गड़बड़ कर देता है। और नरेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। नर्वसनेस, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, अपने ऊपर यकीन का ना होना, अपनी इंग्लिश पे कॉन्फिडेंट ना होना, एक डर होना, बहुत बड़ा एक डर होना कि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, मैं कैसे इंग्लिश में बात कर सकता हूं। जब सामने आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आए हैं, जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, उसको देखना, तो दैट इज वो चीजें आपको काफी डरा देती है। सर मूड लिखना जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव आप मूड लिखेंगे, साइन बता दिया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें जरूरी ये होता है कि जब भी आप अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस से शुरू करना है, जैसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो गर्ल्स के लिए अपना उनको अपना वर्ब यूज करना है। इसके बाद द पिक्चर हैज 3 कैरेक्टर्स, या परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स इन दिस पिक्चर, अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं, 1 मेल 2 फीमेल, माय हीरो इज दिस, व्हाट ही इज डूइंग, वो आप लिख कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी होती है, आपकी स्टोरी को 60 सेकंड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। हालांकि कई बार 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, कई बार अदरवाइज नहीं दिए जाते, नॉर्मली दे दिए जाते हैं। अब इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप अपनी स्टोरी को बोलें, ध्यान सुनिएगा, जब भी आप अपनी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जब आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, आपकी जो वॉइस है वो आपकी नॉर्मल वॉइस से थोड़ी सी लाउडर होनी चाहिए। लाउडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप चिल्ला रहे हैं, आप डांट रहे हैं। लाउडर का मतलब आपकी वॉइस थोड़ी सी नॉर्मल वॉइस से क्या होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वॉइस क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? ओके, जतिन का बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, सर स्टोरी को हमेशा प्रेजेंट सीन से शुरू करें? नो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको कोई भी चीज नहीं बताऊंगा कि स्टोरी में यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, नो, ये गलत है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्टोरी। बात याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी, टाइटल इज रियली इंपॉर्टेंट। आप क्या टाइटल लिखते हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले उस टाइटल के अंदर, आप एक्शन के अंदर क्या चीज लिखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपकी स्टोरी, आपकी जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा आपका लाउडर होना चाहिए, नॉट टू लाउड। सीधी सी बात है, मैं स्टेज पर जाकर बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज क्या मैं किसी नॉर्मल आदमी से बात करूंगा तो इतनी तेज होगी जितनी मैं आपसे बात कर रहा हूं? आपको लगेगा कि आपने माइक लगाया, दैट्स व्हाई आपकी आवाज तेज आ रही है। मैं बोल भी तेज रहा हूं बिकॉज़ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, बिकॉज़ आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट। और जब आप अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी वॉइस थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए। आप किसी चीज को नरेट करते हो, आपकी वॉइस थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए। दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट, और यहां पर यही देखा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप जब बोलना शुरू करें तो नॉर्मल वॉइस से थोड़ा सा लाउडर आपको बोलना है। नेक्स्ट थिंग, आपका जो वॉइस उसमें आर्टिकुलेशन होना चाहिए। आर्टिकुलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि नरेशन, प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा कला है। प्रोजेक्शन की बात समझते हैं कि जो मैंने लिखा है उसको मैं प्रेजेंट किस तरीके से कर पा रहा हूं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा टेक्निकल गाय हूं, मैंने पीपीटी बहुत अच्छे से बना ली, हर चीज परफेक्ट तरीके से लिखी है, पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना चाहिए, एसएसबी की कितनी चीजें होती है, ये काम में मैं परफेक्ट हूं। बट जब मैं आपको पढ़ाने आता हूं तो मैं पढ़ाते टाइम अपने इस प्रेजेंटेशन का प्रोजेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाऊं, तो इस प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी तरीके से आपकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उस स्टोरी को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, नरेट नहीं कर पाए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का। दैट्स व्हाई आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि आप जब बोलना शुरू करते हैं, अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे के अंदर कीजिए। मोनोटोनस वे के अंदर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक लाइन बोल दिया। नो, कहां पर पॉजेस आपको लेने हैं, कहां पर आपका पिच हाई जाना चाहिए, कहां पर आपका पिच लो जाना चाहिए, आपको किस तरीके से बात करनी है, कहां किस बात पे आपको थोड़ा सा जोर देना है, एम्फसाइज करना है, ये पता होना चाहिए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिनका भी परसेप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, उनका नरेशन उनको आगे ले जाता है, बिलीव मी। और याद रखिएगा, OIR 2 और 3 वाले बच्चे ध्यान रखना, OIR 2 और 3 जिनका भी आता है, याद रखिएगा, अगर आप 2 और 3 लेकर आते हैं तो आपके परसेप्शन में थोड़ी सी कमी होगी, और नरेशन अगर आपका सही गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिलीव, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आपको लग रहा है सर ये बड़ा आसान होगा, नहीं आसान नहीं। आपको 15 से 20 ऐसे लोगों के सामने आपकी स्टोरी को नरेट करना है जिनसे आप कभी मिले नहीं। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्या?
कि असेसर को आप देखते रहते हैं, असेसर भी आपके सामने रहता है, आपको देखते रहते हैं, कई बार वो पीछे रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, देखिए आप नरेट कर सकते हैं, और एक और बात याद रखिएगा, आपकी स्टोरी में जो भी पॉइंट आप नरेट कर रहे हैं, एक दो पॉइंट्स ज्यादा सोच के रखिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी सिमिलर स्टोरी अगर किसी ने बना दी, ध्यान से सुनिएगा, आपकी सिमिलर स्टोरी अगर किसी ने बना दी, जो स्टोरी आपने बनाई उसी के जैसी स्टोरी किसी और ने बना दी, तो आपके पास फिर बोलने के लिए कुछ पॉइंट नहीं रहते नरेट करने के लिए। तो ये एक दो पॉइंट्स अलग से आपको समझने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है कि बच्चा साइलेंट हो जाता है स्टोरी बोलते बोलते, घबराहट के कारण। अगर 5 सेकंड से ज्यादा आप साइलेंट रहे, वहीं आप बाहर हो गए, बिलीव मी। आप अगर 5 सेकंड से ज्यादा साइलेंट रहे अपनी स्टोरी के ऊपर, आप अपनी स्टोरी को डिप्लीट कर रहे हैं, आप स्टोरी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप भूल गए या जो भी चीज है बेसिकली आप भूल गए, और आप 5 सेकंड से ज्यादा साइलेंट हो गए, तो फिर आप खत्म, बिलीव मी। साइलेंट नहीं होना है। साइलेंट आदमी कब होता है? व्हेन ही इज वेरी हेजिटेटेड, जब वो बहुत नर्वस हो गया, प्रेशर के अंदर आ गया। इसके अलावा कई बार होता यह है कि स्टोरी को नरेट करते टाइम कई कैंडिडेट्स 3 से 4 बार सॉरी यूज करते हैं। जब वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, किसी वर्ड को, किसी ग्रामेटिकल सेंटेंस को अगर वो गलत तरीके से फ्रेम कर देते हैं, तो स्टार्ट यूजिंग सॉरी। आप 1 2 बार 3 बार सॉरी नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट गुड। आपके नरेशन में आपका कितना कॉन्फिडेंस है वो दिख जाता है यहाँ पर। ये चीज गलत है, ये चीज आपको नहीं करना है। आपका नरेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, कई बार सिखा दिया जाता है कि बिल्कुल आपको स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर बैठना है और तभी नरेट करना है, ये आपको नहीं करना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भी नॉर्मल, जितना आप नॉर्मल रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होता है आई कॉन्टेक्ट। देखिए आपके ग्रुप के अंदर लगभग 15 लोग बैठे हैं। अगर आपके ग्रुप के अंदर 15 लोग बैठे हैं और आप अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, तो आप किसी एक व्यक्ति को घूरते हुए स्टोरी को नरेट नहीं कर सकते। आपको हर व्यक्ति के साथ आई कॉन्टेक्ट करना होता है। डोंट डू आई कॉन्टेक्ट विद द असेसर, उनके साथ आई कॉन्टेक्ट मत कीजिए, बट हर व्यक्ति के साथ आप जो है आई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब इधर-उधर देखते रहिए, बट ऐसा भी नहीं कि एक लाइन बोल रहे पूरा घूम गए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब स्टोरी नरेट करें, देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस। आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, नॉट दैट फेक स्माइल, नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। वो प्रेशर आपकी वॉइस में, आपके फेस में नहीं दिखना चाहिए कि मैं इंग्लिश बोलते टाइम में बड़ा प्रेशर के अंदर आ गया। ये चीज बड़ी नेगेटिव मानी जाती है, ये चीज आपको नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। एक बात याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट आपको अपनी स्टोरी को क्या करना है, नरेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, विद इन 1 मिनट। तो आपको अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा डिटेल में खींचना नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन। आपकी स्टोरी में आपके जो शब्द आपने लिखे हैं, आपके शब्दों का जो वर्णन है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, दैट शुड बी क्लियर। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने स्टोरी में जो भी शब्द लिखे हैं, अगर आप बहुत हैवी शब्द लिख के जाते हैं, आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप थोड़ी बहुत करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है, दैट मींस आपका रिप्रेजेंटेशन खराब हो रहा है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो खराब हो रहा है, बड़ा गलत चीज है ये तो आपका प्रोनाउंसिएशन आपकी स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बात आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा है चीज कि आपकी स्टोरी जब आप नरेट कर रहे हैं, सडनली आप हेजिटेट हो जाते हैं और सडनली कुछ वर्ड्स के लिए आप हिंदी पे शिफ्ट हो जाते हैं। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन कि आपने 10 लाइन इंग्लिश के अंदर बोली और उसके बाद आप सडनली हिंदी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और हिंदी में आपने एक लाइन बोल दी। याद रखिएगा कि आपको अगेन यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द इंग्लिश, वापस से आपको इंग्लिश के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये एसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे ये करते हैं कि स्टोरी उन्होंने इंग्लिश में शुरुआत करी, हेजिटेशन के कारण हिंदी में बोलना शुरू करा और स्टोरी को हिंदी में ही एंड कर दिया। दैट इज नॉट गुड, बिकॉज ये बात शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गीतांजलि, सर हैवी वर्ड्स मस्ट है क्या? नो, मस्ट नहीं होते हैवी वर्ड्स, सिंपल स्टोरी लिखिए। मैंने क्या बोला, डोंट गो फॉर दैट परफेक्ट वन। वो परफेक्ट जैसी जो चीज है, परफेक्ट जैसी अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं तो परफेक्शन का लेवल हर व्यक्ति के लिए अलग रहने वाला है। सिंपल चीजों के ऊपर आप कर सकते हैं, बहुत हैवी वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सॉरी वाले पॉइंट की हमने यहाँ पर बात करी है। तो ये कुछ चीजें, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका नरेशन ही आपको बचाएगा, बिलीव मी, आपका जो नरेशन है वही आपको बचाएगा। सिर्फ एक अच्छी स्टोरी लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अच्छी स्टोरी को सही तरीके से नरेट करना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज हमने कुछ स्टोरीज के बारे में बात करी, सैंपल स्टोरी शायद मैंने आपको बता भी दी इन बिटवीन, बिकॉज मैं अभी कोई भी स्टोरी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी मैंने आपको सैंपल बताई है, उसके बाद मैंने डिस्कशन भी किया है। आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी कुछ स्टोरी बनाने की कोशिश करें। आप उस स्टोरी के अंदर क्या लिखते हैं, देखिए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखिए कि किन पॉइंट्स को आपको यूज करना है, किन पॉइंट्स को यूज नहीं करना है। जो परसेप्शन वाली बात मैंने बताई, जो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए उनके बारे में बात करें। स्टोरी को वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो बहुत बैड इंप्रेशन देती है। मैंने आपको क्या बोला है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है? हाँ सचिन बोले सर एक बार एनेक्सिटी की बात का बता दीजिए। हाँ बेटा क्या है एनेक्सिटी, क्यों होती है, बता दीजिए, क्या बताना है इसके बारे में, बोलिए। एनेक्सिटी तो कम करनी पड़ेगी। देखिए एनेक्सिटी जिन लोगों को होती है उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो बड़े हेजिटेट होते हैं, सोशली वो अडैप्टेबल नहीं हो पाते हैं। मैंने बताया कहीं पर्सनालिटी के अंदर कहीं कमियां होती हैं, कहीं लक्षण होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो ये चीजें जो है ये काफी जरूरी होती है कि अगर आप घबराते हैं तो घबराहट का सॉल्यूशन क्या है। आप जिस चीज से घबराते हैं आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आप अगर लोगों से बात करने से घबराते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको फेस करना पड़ेगा कभी ना कभी। आप अगर या तो यहाँ कर लो या फिर एसएसबी के अंदर वो 8-10 नए लोगों से मिलो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए डरना नहीं है, हमने पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में आज बहुत डिटेल के अंदर बात करी और बिल्कुल भी डरो मत। देखिए बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बट कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है ना, याद रखिएगा। और ध्यान रखो अपना, मेहनत करते हो, ट्राई टू राइट, ट्राई करो कि वीक में कम से कम 3 पिक्चर्स के बारे में आप लिखो, ट्राई करो लिखने का। कितनी सिंपल स्टोरी होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है, अभी तो हमारा ये सेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन जब भी मेरा होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सबसे पहले 3 स्टोरीज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 स्टोरी लेकर आऊंगा मैं पिक्चर, मैं बताऊंगा कि इन पिक्चर्स की एक्सेप्टेबल स्टोरी क्या हो सकती है। एक तो मैंने आपको बता दी, बाकी हम करेंगे एक्सेप्टेबल स्टोरी क्या हो सकती है। उसके बाद जीडी के अंदर क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, उस स्टोरी के ऊपर जीडी क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। फिश मार्केट को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें। देखिए डरो मत, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि डरो बिल्कुल भी मत, अपने आप पे भरोसा रखो। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फिजिकली ही कहीं पर जाकर आपको एसएसबी की तैयारी करना पड़े, जरूरी नहीं है। जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे आप ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई हैं आप उनके ऊपर ध्यान रखो, एंड बिलीव मी हो जाएगा, ठीक है? बस अपने आप पे भरोसा रखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा? चलो, और कोई भी जो डाउट्स होंगे आप बता देना, है ना? उस डाउट्स को भी मैं सॉल्व कर दूंगा आपके, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है सर इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट करेंगे? अरे ऐसा मत करो बेटा, अभी तो एसएसबी का चल रहा है ना। चलिए ठीक है, परसेप्शन के जो 3 पिलर्स उनका ध्यान रखिएगा बस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। ध्यान रखो अपना बेटा, जय हिंद, जय भारत।